हेलो एवरीवन। आज हमारी नाउन की आखिरी क्लास रहने वाली है। ठीक है ना, आज नाउन ख़त्म हो जाएगा पूरी तरह से। शुरू करते हैं। आखिरी क्लास में हमने फ्रैक्शन के बारे में पढ़ा था। ठीक है ना, थोड़ा सा उसका रिवीजन करवा दे रहा हूँ, फिर उसके क्वेश्चंस लगाएंगे जो एग्जाम में आते हैं। जैसे हमने पढ़ा था कि अगर कोई ऐसा फ्रैक्शन है जिसका न्यूमरेटर 1 है एंड नीचे कुछ भी और है। ठीक है ना, जैसे 1/3 है, 1/5 है, 1/7 है। तो ऐसे कोई भी फ्रैक्शन है जिसका न्यूमरेटर 1 है उसको हम यूनिट फ्रैक्शन बोलते हैं। और इनको इंग्लिश में लिखने का तरीका क्या होता है? तो अगर वन से इसको लिखना हो 1/7 को या 1/7 को, तो इसको हम लिखते हैं 1/7। ठीक है, इसको लिखेंगे 1/5। इसको लिखेंगे 1/3। ठीक है ना, पेपर में कैसे आता है कि पेपर में जब ये फ्रैक्शन ऐसे लिख के देगा तो यहाँ पे इस लगा देता है सब में। ठीक है ना, जैसे 1/3 कर देगा, 1/7 कर देगा, ऐसे इस। ठीक है, तो याद रखना ये एस इसमें नहीं होता है, क्योंकि मैंने पिछले क्लास में ही बताया था कि जैसे 1/3 है, इसका मतलब होता है ना कि कोई भी वैल्यू 3 है, जो ओरिजिनल वैल्यू है, ओरिजिनल संख्या है उस पर्टिकुलर चीज़ की, या किसी की भी मतलब आदमी की संख्या हो सकती है, किसी वस्तु की संख्या हो सकती है, आर्टिकल की संख्या हो सकती है। वो 3 है। उन 3 में से हम एक की बात कर रहे हैं। ठीक है ना, तो अगर इनको सब्जेक्ट के रूप में यूज़ किया जाएगा तो 3 में से एक की बात कर रहे हैं, 1 आउट ऑफ 3 की बात कर रहे हैं, तो कायदे से सब्जेक्ट इसका सिंगुलर ही तो हुआ। जब सब्जेक्ट सिंगुलर है तो यहाँ पे एस नहीं लगेगा। ठीक है, और इनके साथ हम सिंगुलर सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करते हैं। ठीक है ना, ये बताया था। दूसरी कैटेगरी मैंने बताई थी प्रॉपर फ्रैक्शन की। ठीक है, जो ऊपर 1 के अलावा कुछ और होता है बट न्यूमरेटर छोटा होता है और डिनोमिनेटर बड़ा। जैसे ये हो गया, तो इसको हम कैसे बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं टू थर्ड्स। क्या लिख रहा हूँ? टू थर्ड्स। टू थर्ड्स। ठीक है ना, टू थर्ड्स बोलते हैं। अब टू थर्ड्स क्यों बोलते हैं, इसका जवाब भी इस फ्रैक्शन में ही है। जैसे नीचे वाला वैल्यू ओरिजिनल होता है, और ये एक्चुअल में मतलब जितनी सारी चीजें हैं वहां पे उसकी बात करता है, ओवरऑल ओरिजिनल वैल्यू। तो 3 में से हम 2 की बात कर रहे हैं, 2 आउट ऑफ 3। 3 में से 2 की बात कर रहे हैं, तो ये 2 तो एक से ज्यादा हो गया ना। और एक से ज्यादा अगर कोई चीज हो जाती है तो उसको इंग्लिश में हम क्या मानते हैं? प्लूरल मानते हैं। इसी वजह से यहाँ पे हम इसको टू थर्ड्स का यूज करते हैं। ठीक है, तो ऐसे कोई फ्रैक्शन जो प्रॉपर हो उसको हम इस तरीके से लिखते हैं। ठीक है, तीसरी कैटेगरी आती है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की। ठीक है ना, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हम उनको बोलते हैं जिनमें न्यूमरेटर क्या हो, न्यूमरेटर बड़ा हो और डिनोमिनेटर क्या हो, छोटा हो। ठीक है, या फिर ऐसे करके ऊपर मान लो 5 हो, नीचे 3 हो। ठीक है, तो क्या बोलेंगे इसको? इसको बोलेंगे हम 5, न्यूमरल में लिखेंगे इसको, नॉट इन डिजिट, 5 और थर्ड्स, 5 थर्ड्स। ठीक है, क्योंकि अभी भी वही बात हो रही है, 3 में से 5 की बात हो रही है, 5 आउट ऑफ 3 की बात हो रही है। तो 5 की बात की जा रही है ना, नीचे वाले की बात नहीं होती, ऊपर न्यूमरेटर की बात हो रही है। यही वो वैल्यू होती है जिसके बारे में बात होती है यहाँ पे। ठीक है, ये इससे सिर्फ कंपैरिजन किया जाता है, तुलना। चलो, तो अगर 5 की बात हो रही है तो 5 एक से ज़्यादा है, अगर एक से ज़्यादा हो गया तो प्लूरल हो गया। अब प्लूरल होने की वजह से हम क्या यूज़ कर रहे हैं? इस का यूज़ कर रहे हैं इस फ्रेज के लास्ट में, 5 थर्ड्स हो जाएगा इसका। फिर हमने पढ़ा था कि इन मिक्स्ड फ्रैक्शन वाले फ्रैक्शन को, सॉरी मिक्स नहीं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम चेंज करते हैं, ट्रांसफॉर्म करते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन में। तो अगर 5/3 को हम तोड़े तो ये कैसे बन जाएगा? 1/2, 1/2/3। इसको 1/2/3 बोलते हैं, या 1/2/3 बोलते हैं। ठीक है ना, तो बताना। और एक और बात समझ लो, अगर वैसे मैथ्स अगर आप लोगों ने पढ़ते ही होगे, इसमें क्या बात है। तो मैथ्स पढ़ते हो तो पता होगा इसमें कि ये जो बीच में होता है ना इसके, वो प्लस का साइन होता है, यानी कि 1, ये एक होता है और उसके बाद से 2/3 होता है। तो बताना इसको इंग्लिश में हम कैसे लिखेंगे? पहले तो 1 है कंप्लीट, तो 1 हो जाएगा। ठीक है, एंड 1 एंड, और इस 2/3 को हम कैसे, जैसे ऊपर हम लिख रहे थे ना प्रॉपर फ्रैक्शन को, वैसे हम लिख देंगे। तो क्या हो जाएगा? 1 and 2 थर्ड्स। ठीक है, 1 and 2 थर्ड्स। ये अगर ऐसे हो, 1/1/2 हो, तो इसको कैसे लिखते हैं? इसको हम लिखते हैं 1 and 1/2। याद रखना इसमें हम एस नहीं लगाते, 1 and 1/2 होता है ये। ठीक है ना, ये हो गया, ये मैंने पिछले क्लास में बता दिया था। ठीक है, आ, थोड़ा सा एक और चीज़ हमें सीखनी है। हाँ, मैं देख ले सवाल कौन कौन से, हाँ एक और चीज़ हमें सीखनी है, देख लेते हैं।
ठीक है, एक और कैटेगरी होती है, जैसे सुना होगा आप लोगों ने कि ऐसे कुछ करके होता है, ठीक है ना, यहाँ पे कोई वर्ड है, ठीक है, फिर बीच में ऑफ होता है और उसके बाद से एक सेकंड वर्ड आता है, ठीक है ना। तो थोड़ा सा इस बात को समझ जाओ, जब भी हम ऐसे वर्ड ऑफ वर्ड वाले फ्रेज की या ऐसे कैटेगरी के, हम फ्रेज ही होता है जिस ग्रुप ऑफ वर्ड्स का कंप्लीट मीनिंग नहीं है उसको फ्रेज बोलते हैं, तो ये फ्रेज होता है। तो ऐसा कोई फ्रेज जिसमें वर्ड ऑफ वर्ड का स्ट्रक्चर दिख रहा हो, ठीक है ना, तो याद रखना ये वर्ड ऑफ वर्ड में ये दोनों वर्ड ना हमेशा नाउन होते हैं, ठीक है, हमेशा, इसीलिए इसको नाउन ऑफ नाउन भी बोलते हैं, ठीक है। ये नाउन वन होता है, ये नाउन टू होता है, ये स्ट्रक्चर याद रखना क्योंकि आगे अभी काफी ज्यादा काम में आने वाला है, ठीक है ना। चलो पहली बात हो गई। दूसरी एक और बात हमें सीखनी है, और इन सारी चीज़ों को हम आगे जाकर और पढ़ेंगे भी, ठीक है ना, एडजेक्टिव भी जाके पढ़ेंगे, ठीक है, प्रीपोजिशन भी जाके पढ़ेंगे, बट थोड़ा सा अभी इसका यूज होने वाला है तो मैं हल्का सा उसके बारे में बता दे रहा हूँ, ठीक है ना। देखो, जैसे ऑफ की बात करें तो ये प्रीपोजिशन है, ठीक है ना, ये प्रीपोजिशन हो गया, बाकी दोनों नाउन्स हो गए। तो प्रीपोजिशन, अब याद रखना किसी भी प्रीपोजिशन का ना, प्रीपोजिशन के बाद जो नाउन आता है ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट कहलाता है, ठीक है ना, ऑब्जेक्ट ऑफ दैट प्रीपोजिशन, ठीक है ना, ऑब्जेक्ट कहलाता है हमेशा। यानी कि अगर प्रीपोजिशन के बाद कोई वर्ड है तो वो प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट होता है हमेशा, ठीक है ना, प्रीपोजिशन के बाद चाहे कुछ भी आ जाए, नाउन आए या प्रोनाउन आए, हमेशा वो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट ही कहलाएगा, ठीक है। अब यही आगे जाकर हमें पढ़ना भी होता है कि इसीलिए प्रीपोजिशन के बाद अगर कोई प्रोनाउन भी आता है तो वहां पे ऑब्जेक्टिव केस का भी यूज करते हैं, ठीक है ना। प्रोनाउन होगा, जैसे मान लो किसके बाद से अगर लाना है तो ऑफ के बाद से अगर हमें लाना है तो ऑफ के बाद से हम आई का यूज नहीं करते, ऑफ के बाद से किसका, मी का यूज करते हैं, क्योंकि प्रीपोजिशन में खाली क्या हो सकता है, ऑब्जेक्ट हो सकता है। तो ये तो चलो प्रोनाउन है तो हम पता लगा लेते हैं, लेकिन अगर नाउन हो तो नाउन में तो ऐसा कोई उसके स्ट्रक्चर में कोई चेंज नहीं होता ना, उस वर्ड में कोई चेंजेस नहीं होते, अगर वो सब्जेक्ट के जैसे यूज होगा तभी वही नाउन होगा, और ऑब्जेक्ट के तौर पे यूज करेंगे तभी वही नाउन होगा, ठीक है। तो नाउन में पहचान नहीं आता, इसलिए यहाँ पे जानना थोड़ा जरूरी है कि ये पहले तो कि इस स्ट्रक्चर में ये दोनों वर्ड नाउन होते हैं और इसके बाद वाला जो नाउन होता है वो ऑब्जेक्ट का काम करता है। क्लियर है। चलो अभी आगे चलते हैं अपने सवाल पे, ठीक है ना, जो पेपर में पूछे गए हैं या बार बार ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। देखो पहला सवाल है, 1/5 ऑफ 1000 स्टूडेंट्स इज और आर एबसेंट टुडे, यानी हमें बताना है कि इस सेंटेंस में यहाँ पे इज सही होगा या आर सही होगा। देखते हैं जरा, 1/5 का मतलब क्या हो गया, पहले बताना, 1/5 सही है, 1/5 सही है, 1/5 सही है, क्योंकि 1/5 का मतलब हो गया 1/5, 1/5, तो 5 में से एक की बात हो रही है, 1/5, वी आर टॉकिंग अबाउट 1/5। तो अगर 5 में से एक की हम बात कर रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, 1/5 होगा। और उसके बाद से ऑफ का मतलब आप लोगों ने मैथ्स बनाया होगा, तो ऑफ का मतलब आपको पता है इनटू होता है, ठीक है ना, 1000, ठीक है। तो अगर इसको आप कैंसिल आउट करोगे तो यहाँ पे कितना बच जाएगा, 200 ना, 200। अब बताना यहाँ पे इसको कैलकुलेट करने के बाद से जो टोटल नंबर निकल के आया 200 आया, यानी 1/5 ऑफ 1000 स्टूडेंट्स इज और आर प्रेजेंट टुडे। तो जब भी ऐसे कुछ सवाल है ना तो पहले वहां पे कैलकुलेट कर लो इसको, ठीक है। कैलकुलेट करने के बाद से देखो कि जो सब्जेक्ट आया है वो एक से ज्यादा है या एक से कम है, और एक से कम तो मतलब क्या ही होगा, एक से ज्यादा है या एक के बराबर है। अगर एक के बराबर आ जाए तो उसको हम सिंगुलर काउंट करेंगे, और अगर एक से ज्यादा आ जाए, 1+ आ जाए, थोड़ा सा भी बड़ा हो जाए, बस 1 से बड़ा हो गया, तो इसको हम प्लूरल काउंट करेंगे, ठीक है ना, प्लूरल काउंट करेंगे, याद रखना। अब बताओ 200 है, तो अगर 200 विद्यार्थियों के 200 स्टूडेंट्स की बात हो रही है तो यहाँ पे इज का भी यूज करेंगे या आर का, तो इज यहाँ पे गलत हो जाएगा और आर यहाँ पे सही। 1/5 ऑफ 1000 स्टूडेंट्स आर एबसेंट टुडे। क्लियर है। चलो अगली बात करते हैं, द स्टाफ्स ऑफ एसएससी इज वेरी ऑनेस्ट। चलो कोई हंसेगा नहीं सेंटेंस को सुन के, ठीक है ना, द स्टाफ्स ऑफ एसएससी इज वेरी ऑनेस्ट। अब बताना, ध्यान से देखना, अभी जो स्ट्रक्चर हम समझ रहे थे, यहाँ पे ऑफ है, ठीक है, इसके पहले भी एक वर्ड है और इसके बाद भी एक वर्ड है। तो मैंने अभी अभी जस्ट बताया कि ऑफ के पहले और बाद दोनों जो वर्ड होते हैं वो क्या होते हैं, नाउन होते हैं, यहाँ भी नाउन है, यहाँ भी नाउन है, नाउन ऑफ नाउन हो गया, ठीक है ना। अब नाउन ऑफ नाउन हो गया, और हमने एक और बात समझी थी अभी अभी थोड़ी देर पहले ही, कि ऑफ के बाद से जो नाउन आता है वो हमेशा ऑब्जेक्ट का काम करता है, और किसी भी सेंटेंस में कभी हमने ऑब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट नहीं सुना है, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट होता है, क्योंकि वर्ब का यूज हम सब्जेक्ट को देख करके ही करते हैं। तो बताना, जब ये एसएससी सब्जेक्ट का काम नहीं कर रही है तो यहाँ पे सब्जेक्ट सिर्फ कौन है, स्टाफ्स है ना, कौन है, स्टाफ्स। याद रखना, इसमें काफी कंफ्यूजन होता है, इसमें काफी कंफ्यूजन क्या होता है कि इसमें मतलब जो भी स्टूडेंट्स होते हैं वो देख लेते हैं कि यहाँ पे एसएससी है, और एसएससी एक कमीशन है, एक मतलब किसी एक एंटिटी की हम बात कर रहे हैं,
ठीक है ना, एक कमीशन की बात कर रहे हैं। तो अगर एक है तो यहाँ पे इज सही है, बट गलत हो जाएगा, याद रखना। कैसे गलत हो जाएगा कि हमें पता है, हमने ये समझ लिया है, हमने ये जान लिया है कि ऑफ के बाद से जो नाउन आता है वो उस ऑफ का ऑब्जेक्ट होता है, और ऑब्जेक्ट को देख करके हम वर्ब डिसाइड नहीं करते बल्कि सब्जेक्ट को। तो कायदे से यहाँ पे सब्जेक्ट कौन हो जाएगा, द स्टाफ्स हो जाएंगे। अब द स्टाफ से यहाँ पे प्लूरल की बात हो रही है, स्टाफ का प्लूरल होता है, ठीक है ना। तो अगर प्लूरल की बात हो रही है तो यहाँ पे इज क्या हो जाएगा, गलत, और यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, आर का यूज करेंगे, ठीक है। द स्टाफ्स ऑफ एसएससी आर वेरी ऑनेस्ट, ठीक है। आगे चलो, द रिलेशन अमॉन्ग दोज पीपल इज और आर वेरी स्ट्रेंज। देखो, तो यहाँ पे हमने क्या समझा कि द रिलेशन अमॉन्ग दोज पीपल इज और आर वेरी स्ट्रेंज, ठीक है ना। तो यहाँ पे भी देखो, मैंने जैसे पिछले अभी पेज में बताया था मैंने, यहाँ पे देखो, यहाँ पे कि अगर ऑफ ऑफ ये प्रेपोजिशन होता है तो ये दोनों पक्का नाउन होता है, ठीक है ना। और अगर बीच में कहीं प्रेपोजिशन आ गया, ये ऑफ ही नहीं, प्रेपोजिशन कोई भी आ जाए, ऑफ आ जाए, टू आ जाए, एट आ जाए, इन आ जाए, ठीक है, इनसाइड आ जाए, आउटसाइड, जो भी आ जाए, मतलब एक कोई भी प्रेपोजिशन आ जाए, ठीक है ना। तो प्रेपोजिशन के बाद आने वाला वर्ड हमेशा क्या होता है, उसका ऑब्जेक्ट ही होता है, ये बात याद रखना, ठीक है। ये मैंने बताई थी, ये बात थोड़ी देर पहले। आ जाओ यहाँ पे। अब देखो, द रिलेशन अमॉन्ग दोज पीपल, यहाँ पे अमॉन्ग क्या हो गया, प्रेपोजिशन हो गया। इसके पहले वर्ड है रिलेशन, और इसके बाद वर्ड है पीपल, दोज पीपल। तो बताना कायदे से ये दोनों, पहले तो ये बताओ कि अमॉन्ग, ये दोनों की बात नहीं हो रही, छोड़ दो वो क्या है, उससे फर्क नहीं पड़ता। बात यहाँ पे हमें ये करनी है कि अमॉन्ग यहाँ पे जब प्रेपोजिशन हो गया, तो प्रेपोजिशन के बाद से आने वाला जो नाउन होगा वो क्या होगा, कायदे से ऑब्जेक्ट हो जाएगा। और अगर ये ऑब्जेक्ट है तो यहाँ पे इज और आर का हम यूज, वर्ब का यूज किसको देके करेंगे, सिर्फ सब्जेक्ट को। और इसके पहले वर्ड क्या है, रिलेशन है। और रिलेशन क्या होता है, एक अनकाउंटेबल नाउन होता है, हमने पीछे ही पढ़ा है इसी में, इसी चैप्टर में। तो अगर ये अनकाउंटेबल नाउन है, और हमने ये पढ़ा है कि अनकाउंटेबल नाउन को हम कैसे कैसे कंसिडर करते हैं, ट्रीट करते हैं, तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन की तरह, ठीक है ना, क्योंकि उसको काउंट नहीं कर सकते। ठीक है। तो द रिलेशन यहाँ पे अनकाउंटेबल नाउन है, और अनकाउंटेबल नाउन के साथ हम क्या, सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे आर का यूज गलत हो जाएगा, क्या हो जाएगा, द रिलेशन अमॉन्ग दोज पीपल इज, यहाँ पे इज क्या हो जाएगा, सही। द रिलेशन अमॉन्ग दोज पीपल इज वेरी स्ट्रेंज, ठीक है। चलो अगले सवाल की बात करते हैं। सिटीज आफ्टर सिटीज आर ट्रेवल्ड, ठीक है ना, यानी शहर, शहर के बाद शहर क्या किए गए, घूमे गए, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे अगर हम बात करें, या घूमे जाते हैं जो भी, तो सिटीज आफ्टर सिटीज आर ट्रेवल्ड, ठीक है ना। अगर इसकी हम अगर बात करें तो यहाँ पे एक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है ना, क्या कि ऐसे देखो, मतलब कि कोई भी प्रेपोजिशन के देख लो, यहाँ पे स्ट्रक्चर में लिख ही दे रहा हूँ, ठीक है ना। एक बीच में प्रेपोजिशन हो, ठीक है, और इसके पहले सेम नाउन हो, और इसके बाद भी सेम नाउन हो, ठीक है ना, ये स्ट्रक्चर होता है, याद रखना है इसको। पहले भी सेम नाउन है, मतलब पहले जो नाउन है वही नाउन बाद में भी यूज हुआ है। तो इस पे हम क्या बात करेंगे कि ये दोनों जो नाउन होते हैं ना, वो दोनों सिंगुलर कैटेगरी में यूज होते हैं, ठीक है। दोनों कैसे होते हैं, सिंगुलर, ठीक है, सिंगुलर कैटेगरी यूज होता है, ठीक है। यहाँ पे अगर नाउन होगा वो भी सिंगुलर होगा, और यहाँ भी वाला सिंगुलर होगा, ठीक है। चलो, तो बताना सिटीज आफ्टर सिटी। अब वैसे भी सोचो जरा, लॉजिक लगा के भी देखो, समझ में आ जाएगा, सिंगुलर ही होना चाहिए। पता ना, सिटीज के आफ्टर हम सिटीज जाएंगे, या हम अगर घूम रहे हैं, अगर कोई भी इंसान घूम रहा है तो एक एक सिटी करे घूमेगा। एक साथ कोई 10-12 सिटीज घूम सकता है क्या, नहीं घूम सकता। वो जैसे पिछली सिटी को, ये कोई पिछली सिटी है यहाँ पे, ठीक है, इसको क्रॉस करेगा तो यहाँ पे आगे वाली सिटी में जाएगा। तो एक एक करके इंसान जाएगा ना। इसी वजह से यहाँ पे इसमें अगर ये प्रेपोजिशन के पहले और बाद में अगर सेम नाउन दिए गए हैं, तो उनका प्लूरल हम यूज नहीं करते, उनका क्या यूज करते हैं, सिंगुलर, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, सिटी आफ्टर सिटी यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है ना। इसमें क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिख दूँ क्या, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, सिटी आफ्टर सिटी, ठीक है, सिटी आफ्टर सिटी यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। ये इस यहाँ पे गलत हो जाएगा, और यहाँ भी इस गलत हो जाएगा। एंड सिटी आफ्टर सिटी, जब ये सिटी हो गया, सिंगुलर हमने बना दिया, और अभी अभी हमने पढ़ा है कि ये प्रेपोजिशन के बाद आने वाला क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। तो कायदे से सब्जेक्ट अभी भी एक ही है, सिटी है सिर्फ। तो ये सिटी के लिए हम क्या यूज करेंगे, आर का नहीं बल्कि इज का यूज करेंगे, ठीक है ना। तो सिटी आफ्टर सिटी इज ट्रेवल्ड, ओके। चलो अगले सेंटेंस चलते हैं। वर्ड टू वर्ड, अब देखते हैं यहाँ पे वर्ड लग गया तो ये तो सही है, ठीक है ना। लेकिन एक बात यहाँ पे याद रखना है कि वर्ड टू वर्ड नहीं होता है, यहाँ पे टू की जगह पे क्या होता है, फोर होता है, वर्ड फॉर वर्ड होता है, ठीक है ना। वर्ड फॉर वर्ड ऑफ दिस बुक इज मेमोराइज्ड, ठीक है। यानी इस बुक, जो किताब है, इस बुक का हमने इस बुक का क्या, एक एक शब्द याद कर लिया गया है, ठीक है ना। चलो, द स्टूडेंट्स ऑफ बिहार इज वेरी डिलीजेंट, ठीक है। अब बताना यहाँ पे, फिर ये ऑफ हो गया,
ठीक है, अगर ऑफ हो गया तो इसके बाद आने वाला नाउन कायदे से क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट। तो हम इसको देख करके वर्ब नहीं यूज करेंगे, हम इसके पहले वाले नाउन को देख करके यूज करेंगे। इसके पहले नाउन क्या है, स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स यहाँ पे प्लूरल नाउन हो गया। अगर प्लूरल नाउन है तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, इज का नहीं बल्कि किसका, आर का। ठीक है, तो द स्टूडेंट्स ऑफ बिहार आर वेरी डिलीजेंट। ठीक है ना, याद रखना पेपर में अभी जो बता रहा हूँ ये वाला कौन सा, कि प्रेपोजिशन के बाद हमेशा क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है, इसलिए इसके पहले वाले नाउन को देख करके हम वर्ब का यूज करते हैं। ये काफी ज्यादा पूछा जाता है, बहुत बहुत ज्यादा पूछा जाता है पेपर में। ठीक है ना, चलो। यहाँ पे देखो 1/10 ऑफ हेयर्स आर ग्रे। ठीक है ना, यहाँ पे कोई सही है, वैसे भी चाहो तो यहाँ पे कोई पॉजिटिव एडजेक्टिव यूज कर सकते हो। ठीक है ना, हिज मान लो 1/10 ऑफ हिज हेयर्स आर ग्रे। तो पहले ये बताना, हमने जब सीखा था ऊपर अनकाउंटेबल नाउन, तो हमने क्या देखा था कि चूंकि हेयर इतने ज्यादा होते हैं ना जिनको हम काउंट नहीं कर सकते, और वैसे तो ये अनकाउंटेबल नहीं होता है, ठीक है ना, इनको चाहे कोई तो काउंट कर सकता है, बट इतने ज्यादा ये संख्या में होते हैं, इनकी संख्या इतनी ज्यादा होती है कि काउंट करना संभव नहीं होता। ठीक है, तो इनको भी अनकाउंटेबल कैटेगरी में ही हम रख देते हैं। और अगर हेयर को अनकाउंटेबल नाउन माना जाता है तो इसमें एस का यूज हम नहीं करते। ठीक है, तो पहले तो गलती यही हो गया, यहाँ पे एस का यूज नहीं होगा। क्लियर, चलो। अब 1/10 हमने अभी भी पढ़ा था कि अगर ऐसे कोई फ्रैक्शन आए तो उसको कैलकुलेट कर लिया करो। 1/10 का मतलब 1/10। ओके, ऑफ का मतलब हो गया इनटू, और यहाँ पे है हेयर। बताना, बाल का जब इसको हम काउंट कर ही नहीं सकते तो इसका 1/10 हम निकाल सकते हैं क्या, नहीं निकाल सकते। तो ऐसे अनकाउंटेबल नाउन के पहले अगर फ्रैक्शन हो तो यहाँ पे सिंगुलर ही यूज होता है, तो आर नहीं होगा बल्कि क्या हो जाएगा, 1/10 ऑफ हेयर, 1/10 ऑफ हिज हेयर इज ग्रे हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, इज ग्रे। ठीक है ना, यहाँ पे इज हो जाएगा। मेरे कहने का ये मतलब था यहाँ पे कि अगर अनकाउंटेबल नाउन है और उसके पहले कोई फ्रैक्शन यूज हुआ है तो फर्क नहीं पड़ता ना, उस फ्रैक्शन को हम कैलकुलेट कर ही नहीं पाएंगे क्योंकि उसके बाद अनकाउंटेबल नाउन है। और अनकाउंटेबल नाउन का फ्रैक्शन कैसे निकालोगे, ठीक है, और अगर फ्रैक्शन निकालते भी हो तो वो एक ही निकल के आएगा। तो कायदे से ये अनकाउंटेबल की वजह से क्या हो जाता है, हमेशा सिंगुलर वर्ब यूज होता है यहाँ पे। ठीक है, चलो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, ये कुछ स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है ना, जिनको हमें दिमाग में रखना होगा, मतलब दिमाग में रखना पड़ता है ताकि पेपर में आए तो ये सवाल गलत ना हो। जैसे न्यूमरल प्लस परसेंट प्लस ऑफ। ठीक है ना, जैसे मान लो अगर मैं एक बात करूँ यहाँ पे एग्जाम्पल की, तो क्या, जैसे अभी ऊपर ही हुआ था, चलो फ्रैक्शन था, यहाँ बात कर लें 10%। ठीक है ना, 10% ऑफ, ठीक है, 10% ऑफ, किसकी बात करें, 1000। ठीक है, 10% ऑफ ₹1000। अब बताना इसके बाद से इज होगा या फिर आर होगा रिक्वायर्ड। ठीक है ना, 10% ऑफ 1000, 10% ऑफ ₹1000 इज और आर रिक्वायर्ड। तो मैंने अभी भी क्या बताया था कि ऐसा कोई भी सवाल है उसको क्या पहले कैलकुलेट करके देख लो, अगर कैलकुलेट कर पाते हैं तब तो अगर वो सिंगुलर होगा तो सिंगुलर यूज करेंगे, और अगर वो प्लूरल हुआ तो प्लूरल यूज करेंगे, और अगर वो अनकाउंटेबल निकला तो वैसे अनकाउंटेबल तो पहले ही पता चल जाएगा ना उसके कैलकुलेट करने के पहले ही। अगर अनकाउंटेबल हुआ तो उसको भी हम सिंगुलर वर्ब के साथ यूज करेंगे। ठीक है, चलो करके देखते हैं यहाँ पे। देखो अगर बात करें तो 10% का, तो 10% 1/10 हो जाएगा। ठीक है, ऑफ का मतलब इनटू हो गया, और 1000 1000 बोलते हैं। चलो 0 0 कैंसिल आउट, कैंसिल हो गया, तो 100 बचा। बताना 100 एक से ज्यादा है ना, और अगर एक से ज्यादा ये सब्जेक्ट आ गया मतलब एक से ज्यादा ये सब्जेक्ट की संख्या आ गई, सब्जेक्ट में जो नंबर है वो एक से ज्यादा हो गया। अगर एक से ज्यादा हो गया तो इसको हम क्या मान के चलेंगे, प्लूरल। ठीक है, तो अगर ये प्लूरल है तो यहाँ पे क्या यूज होगा, याद रखना है, तो यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, यहाँ पे इसके लिए हम यूज करेंगे इज नहीं बल्कि आर। इसके लिए हम क्या, 10% ऑफ 1000 इज गलत हो जाएगा, आर यहाँ पे सही। 10% ऑफ 1000 आर रिक्वायर्ड, यानी 1000 का 10% मतलब रिक्वायर्ड है यहाँ पे, मतलब जरूरी है। चलो, अब ये तो हो गया। तो ऐसे ही यहाँ पे रूल बनता है, क्या रूल बनता है कि अगर इसके बाद से सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो तो उसके बाद हम क्या यूज करते हैं, अगर सिंगुलर काउंटेबल नाउन है तो अगर कोई पहले से चीज सिंगुलर है, उस सिंगुलर का अगर आप यूज करोगे 10% तो वो भी सिंगुलर ही होगा। ठीक है, चलो, वैसे भी सिंगुलर का 10% तो क्या ही निकालोगे, अनकाउंटेबल केस में होता है। चलो, तो याद रखना बस कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन है तो उसके बाद वर्ब भी कैसा होगा, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, अगर प्लूरल काउंटेबल नाउन है तो वर्ब कैसा होगा, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, अगर ये अनकाउंटेबल नाउन है तो वर्ब कैसा यूज होगा, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। क्लियर है, अभी आगे इसके सवाल मिलेंगे। ठीक है ना, थोड़ा मैंने समझा दिया, आगे सवाल मिलेंगे। अब ये तो पहला क्या हुआ, स्ट्रक्चर हुआ। एक और स्ट्रक्चर आता है कि यहाँ पे इसके पहले ना कोई न्यूमरल, यानी कि कोई ऐसा 10% 20% ऐसे नहीं देता, खाली बस बोलता है कि परसेंटेज ऑफ पीपल, परसेंटेज ऑफ इतना, परसेंटेज ऑफ समथिंग। ठीक है, ऐसे करके देता है।
ऐसे हो तो क्या करेंगे, तो देखना बताना, जैसे मैं लिख रहा हूँ कि परसेंटेज ऑफ पीपल वर एबसेंट टुडे। ठीक है, मैंने बोल दिया परसेंटेज ऑफ पीपल वर एबसेंट एबसेंट टुडे, यानी कि आज प्रतिशत लोगों की संख्या क्या थी, मतलब प्रतिशत लोग अनुपस्थित थे। ठीक है ना, परसेंटेज ऑफ पीपल वर एबसेंट टुडे। तो अब बताना यहाँ पे क्या इसको हम कैलकुलेट कर पाएंगे क्या, आप सोच के बताओ। देख लो, परसेंटेज ऑफ पीपल, परसेंटेज ऑफ पीपल हम कैलकुलेट कर पाएंगे? नहीं, हमें पता ही नहीं है कितना परसेंट कैलकुलेट करना है। अगर कैलकुलेट करना है कितना परसेंट कैलकुलेट करना है पता ही नहीं है, तो यहाँ पे क्या होगा, तो याद रखना ऐसे केस में हम क्या करते हैं, चाहे ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो, चाहे ये प्लूरल काउंटेबल नाउन हो, ठीक है, और चाहे अनकाउंटेबल नाउन हो, सबके ही केस में हम किसका यूज करते हैं, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का। ठीक है ना, ये स्ट्रक्चर याद रखना, ये बात याद रखना। ऐसे अगर परसेंटेज ऑफ पीपल वर एबसेंट, तो ये कहना गलत हो जाएगा। यहाँ पे हम सही किसका यूज करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि यहाँ पे परसेंटेज हम कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, तो इसमें प्लूरल हेल्पिंग वर्ब नहीं बल्कि सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, वॉज, परसेंटेज ऑफ पीपल वॉज एबसेंट टुडे, यूज करेंगे हम किसका, वॉज का। क्लियर है, चलो तो ये भी हो गया। चाहे सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो, चाहे प्लूरल काउंटेबल नाउन हो, चाहे अनकाउंटेबल नाउन हो, तीनों के ही केस में हम किसका यूज करेंगे, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, चलो अब यहाँ पे अगला जो स्ट्रक्चर आता है पेपर में वो आता है हाफ, क्वार्टर, सम, मोस्ट, रेस्ट, मेजोरिटी। ठीक है ना, ऐसे करके उसके बाद से ऑफ आता है। जैसे मान लो मैं बोल दूं, ऐसे आता है ना, मेजोरिटी ऑफ, लिख रहा हूँ, मेजोरिटी ऑफ वोटर्स डिड नॉट कास्ट देयर वोट्स। ठीक है ना, मेजोरिटी ऑफ वोटर्स डिड नॉट कास्ट देयर वोट्स। ठीक है, तो बताना यहाँ पे अगर इसकी अगर हम बात करें मेजोरिटी ऑफ वोटर्स, अच्छा ये डिड नॉट कास्ट देयर वोट, ये तो पता नहीं चल पाएगा ना, रुको मैं कुछ और लिख रहा हूँ, उसको हटा दो। चलो मान लो यहाँ पे करना है इज और आर। ठीक है, और उसके बाद से प्रेजेंट। ठीक है ना, इज और आर प्रेजेंट। तो बताना अब यहाँ पे, अब याद रखना ये थोड़ा सा, इसको आप याद रख लो कि यहाँ पे देखो परसेंटेज की जब बात होगी तो यहाँ पे हमें पता नहीं है कितना परसेंट है, ये 1% भी हो सकता है, 2% भी हो सकता है, 10% भी हो सकता है। ठीक है ना, ये हो सकता है। तो यहाँ हमें पता है कि यहाँ पे सिंगुलर आने की संभावना है, इसलिए हमने क्या कर लिया कि सबके साथ सिंगुलर वर्ब ही यूज कर लिया। ठीक है ना, लेकिन यहाँ पे किसी चीज का हाफ करोगे, क्वार्टर करोगे, सम करोगे, मोस्ट करोगे, तो ये हमेशा एक से ज्यादा ही होगा। ठीक है ना, एक से ज्यादा। और अगर ऐसा कुछ है जिसे कैलकुलेट हम कर पा रहे हैं और वहां पे एक आ गया, तो उसके साथ चाहे ये भी हो, फिर भी वहां पे सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का ही यूज करेंगे। ठीक है ना, लेकिन मोस्टली याद रखना कि वैसा आता सवाल आता नहीं है। ठीक है ना, जो ये अगर एडजेक्टिव के रूप में लगा हुआ है उस नाउन के पहले, ठीक है, और ऑफ के पहले, तो वैसे यहाँ पे ऑफ है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑफ है, तो इसकी हम बात करें यहाँ पे जो भी नाउन होगा, ठीक है ना, तो याद रखना चाहिए कोई भी नाउन हो, ठीक है ना, कोई भी यहाँ पे मतलब, अब कोई भी क्या, सिंगुलर तो यहाँ पे क्या ही आएगा। ठीक है, बट लिख लो प्लूरल काउंटेबल नाउन हो, ठीक है ना, या सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो। ठीक है, अगर ये दोनों हो तो इन दोनों के लिए हम क्या यूज करेंगे, इन दोनों के लिए हम प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। ठीक है, चलो। और अगर अनकाउंटेबल नाउन हो तो अनकाउंटेबल नाउन, तो अनकाउंटेबल नाउन तो चाहे कहीं भी हो, ठीक है ना, अनकाउंटेबल नाउन का आधा करोगे तभी एक ही रहेगा, उसका हाफ करोगे तभी एक, वही हाफ, हाफ का मतलब आधा, या क्वार्टर करोगे, वन फोर्थ करोगे तभी एक ही रहेगा। ठीक है, या कुछ उसमें से निकालोगे तभी एक ही रहेगा, मोस्ट ले लोगे तभी एक ही होगा। ठीक है, क्योंकि वो एक ही संख्या में है ना, उसको हम बांट नहीं सकते, उसको काउंट नहीं कर सकते। तो अनकाउंटेबल नाउन के केस में हमेशा क्या होगा, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, ये सारी बातें मैंने बता दी। अब थोड़ा सा इसकी प्रैक्टिस हम कर लेते हैं, ठीक है ना, आगे सवाल होंगे। क्या बताया मैंने ये बताया इसमें थर्ड वाले स्ट्रक्चर में, कि ये अगर कीवर्ड्स लगे हैं किसी सेंटेंस के पहले, ठीक है ना, किसी नाउन है, फिर नाउन के पहले ऑफ है, ऑफ के पहले ये वाले कीवर्ड्स लगे हैं, तो वहां पे अगर प्लूरल काउंटेबल नाउन है या सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, तो उसके लिए हम प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। ठीक है, वैसे सिंगुलर काउंटेबल नाउन नहीं मिलता है। ठीक है ना, खाली प्लूरल ही मिलेगा। ठीक है, क्योंकि सम ऑफ, मेजोरिटी ऑफ का यूज करेंगे उसके बाद से प्लूरल ही हमेशा आएगा। ठीक है, चलो।
तो प्लूरल हेल्पिंग वर्ब होगा। और बाकी अगर अनकाउंटेबल नाउन है तो, अनकाउंटेबल नाउन अगर है तो, अगर अनकाउंटेबल नाउन है तो उसके लिए हम सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। क्लियर है? ये मैंने बता दिया। ओके, थोड़ा सा इसमें सवाल होंगे ना शायद, बेसिक। इसका मैं अपने मन से एग्जांपल लिखवा दूँ, ठीक है ना? मैंने एग्जांपल इस पे लिया नहीं है, अपने मन से ही कुछ मैं लिखवा दे रहा हूँ, ठीक है, समझाने के लिए थोड़ा सा। तीनों का एक एक एग्जांपल समझ लेना है फिर से। जैसे मान लो मैंने बोल दिया कि और 10% ऑफ 10% ऑफ पीपल, 10% ऑफ पीपल के बाद से इज और आर, ठीक है ना? बताना क्या है जो 10% ऑफ पीपल, तो बताना। अभी अभी हमने थोड़ी देर पहले ऊपर पढ़ा, क्या पढ़ा कि ऐसे न्यूमरल हो, फिर परसेंट हो और ऑफ हो, तो अगर उसके बाद से सिंगुलर काउंटेबल नाउन है तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब, अगर प्लूरल काउंटेबल नाउन है तो प्लूरल हेल्पिंग वर्ब, और अगर अनकाउंटेबल नाउन है तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब, ठीक है? तो बताना अभी हमने यहाँ पे क्या लिखा, इसके बाद से क्या है बताओ। 10% ऑफ, ऑफ के बाद से पीपल है, और पीपल क्या है? प्लूरल है। तो अगर ये प्लूरल हो गया तो हम किसका यूज करेंगे यहाँ पे? इज गलत हो जाएगा और आर क्या हो जाएगा? सही। यहाँ पे इज हो गया गलत और आर हो गया सही, ठीक है? ये कैटेगरी हो गई। एक और एग्जांपल देख लेते हैं अगले वाले का, ठीक है ना? अगले वाले एग्जांपल हो जाएगा परसेंटेज ऑफ मैंगोज आर रॉटन, ठीक है? परसेंटेज ऑफ मैंगोज आर रॉटन। तो बताना यहाँ पे हमने क्या किया था, देख लो फिर से एक बार। यहाँ पे हमने क्या लिखा था कि चाहे परसेंटेज ऑफ है, इसके बाद से चाहे कुछ भी हो, ठीक है ना? सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो, प्लूरल काउंटेबल नाउन हो, या अनकाउंटेबल नाउन हो, ठीक है, कुछ भी हो इसके बाद से, मतलब इसके मतलब कि ऑफ के बाद से सिंगुलर हो, प्लूरल हो, अनकाउंटेबल नाउन हो, तीनों के ही केस में हम किसका यूज करेंगे? सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे, ठीक है? तो बताना किसका यूज करेंगे यहाँ पे। तो परसेंटेज ऑफ मैंगोज आर नहीं होगा, बल्कि क्या हो जाएगा? बताओ, क्या हो जाएगा? ये आर यहाँ पे गलत हो जाएगा और इज क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। थोड़ा सा हाथ मेरा लग रहा है अभी बोर्ड पे बैठा हुआ नहीं है, है? यहाँ पे इज क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, ठीक है? चलो आखिरी एग्जाम्पल एक देख रहे हैं, और आखिरी वाले स्ट्रक्चर का की बात करें तो सम ऑफ द स्टूडेंट्स आर गोइंग टू क्लियर CGLE दिस ईयर, ठीक है? सम ऑफ द स्टूडेंट्स आर गोइंग टू, अब आर मैंने लगाया, सही है गलत है ये आपको बताना है, ठीक है आप लोगों को। चलो चेक करते हैं। तो सम ऑफ द स्टूडेंट्स आर गोइंग टू क्लियर, अब बताना सम ऑफ द स्टूडेंट्स, सम ऑफ द स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे सम की बात हो रही है ना, सम हो गया वो कौन सा, जो नीचे वाले कीवर्ड्स थे, ठीक है, ये वाले। यहाँ पे ये देखो, क्वार्टर, हाफ क्वार्टर, सम, मोस्ट, रेस्ट, मेजॉरिटी, ठीक है ना? ये कीवर्ड्स हो गए। तो कीवर्ड के बाद से हमने क्या पढ़ा था कि इसके बाद से, ऑफ के बाद से जो भी नाउन हो, ठीक है ना? अगर प्लूरल है तो प्लूरल हेल्पिंग वर्ब, और अगर अनकाउंटेबल नाउन है तो सिंगुलर। तो अब बताना उसके बाद से क्या है। देखो स्टूडेंट्स प्लूरल है इसके बाद से, तो अगर प्लूरल है तो हम किसका यूज करेंगे? आर, यहाँ पे क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। सम ऑफ द स्टूडेंट्स आर गोइंग टू क्लियर CGLE दिस ईयर। क्लियर है? चलो अब आगे थोड़ा सा पढ़ते हैं। यहाँ पे कलेक्टिव नाउन के दो यहाँ पे मतलब कलेक्टिव नाउन से सवाल पूछे जाते हैं। कलेक्टिव नाउन क्या होता है? जैसे मान लो कि बात करूँ किसकी, टीम की, पीछे हमने पढ़ा भी था, टीम हो गया, ठीक है, क्लास हो गया, ठीक है ना, आर्मी हो गई, ठीक है? ऐसे बहुत सारे वर्ड्स होते हैं जो मैंने नीचे काफ़ी दिए भी हैं, ठीक है, इनको याद भी करना होता है कलेक्टिव नाउन को कि किसके ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, ठीक है? तो ये कलेक्टिव नाउन का ये क्या दो सेंस दिया है, यूनाइटेड सेंस एंड डिवाइडेड सेंस। ये क्या होता है कि अगर किसी कलेक्टिव नाउन को ना अगर हम यूनाइटेड सेंस के रूप में यूज करते हैं तो इसके बाद से हमेशा सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है। यूनाइटेड सेंस का मतलब क्या हो गया कि उनको एज अ होल, एज अ सम, उनको एक यूनिट मान के क्या यूज किया जा रहा है सब्जेक्ट के रूप में।
ठीक है ना। और अगर डिवाइडेड सेंस, अभी एग्जांपल देके मैं समझाऊंगा, और डिवाइडेड सेंस के रूप में यूज करते हैं तो यहाँ पे क्या आता है, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, चलो थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं क्या है ये। जैसे मैं बात करूँ कि द क्लास, ठीक है ना, इज और आर विलिंग टू गेट, बताना, देयर नोटबुक्स, नोटबुक्स चेक्ड, ठीक है ना। द क्लास इज और आर विलिंग टू गेट देयर नोटबुक्स चेक्ड, यानी क्लास पूरी क्या है, राजी है ताकि उन लोग कॉपी चेक कर ली जाए। ठीक है, उनकी कॉपी चेक हो। तो अब बताना ध्यान से, यहाँ पे मैं समझा रहा हूँ, ध्यान से सुनना, क्या यूनाइटेड सेंस होता है और क्या डिवाइडेड सेंस होता है। यहाँ पे क्लास की बात हो रही है, कायदे से ये एक कलेक्टिव नाउन हो गया, ठीक है ना, कलेक्टिव नाउन ये हो गया। लेकिन ये कलेक्टिव नाउन के साथ हम क्या यूज करेंगे, इज यूज करेंगे या आर करेंगे, ये डिपेंड करता है कि इसका यूज कैसे हुआ है, इसका यूज यूनाइटेड सेंस में हुआ है या डिवाइडेड सेंस में। तो ध्यान से देखना, द क्लास इज और आर विलिंग टू गेट देयर कॉपी देयर नोटबुक्स चेक्ड, ठीक है ना। अब बताना, क्या क्लास अपनी नोटबुक जाके चेक करवाएगा क्या? नहीं, क्लास में जो छात्र है वो चेक करवाएंगे, स्टूडेंट्स है वो चेक करवाएंगे। अब अगर स्टूडेंट्स की बात हो रही है तो क्या सभी स्टूडेंट्स की यही कॉपी होगी? बिल्कुल भी नहीं, सभी की अपनी अपनी कॉपीज होगी, अपनी अपनी नोटबुक्स होगी। तो अगर सभी अपनी अपनी नोटबुक को चेक करवाएंगे तो यहाँ पे यूनाइटेड सेंस कहाँ रहा? यहाँ पे सेंस कैसा बन गया, डिवाइडेड ना, सब अपनी अपनी कॉपी चेक करवाएंगे, हो सकता है कोई ना करवाए, किसी का गलत हो, किसी का सही हो, किसी का दो सही हो तीन गलत हो, किसी का 10 सही है दो गलत है, ठीक है, ऐसे करके कुछ है। तो ये सबका अलग 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 होगा अपना। तो ये क्लास का कैसा सेंस हो गया, डिवाइडेड सेंस हो गया। और ऐसे यहाँ पे एक कीवर्ड लगा भी है, लेकिन ना भी हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्या, देयर। देयर का मतलब हो गया कि सभी अपनी अपनी कॉपी चेक करवाएंगे, ठीक है ना, सबके मिला के एक कॉपी नहीं है। तो अगर ये डिवाइडेड सेंस हो गया तो यहाँ पे कायदे से इज क्या हो जाएगा, गलत, और आर क्या हो जाएगा, सही। द क्लास आर विलिंग टू गेट देयर नोटबुक्स चेक्ड, ठीक है। और चलो, मैं एक और सेंटेंस लिख दे रहा हूँ, ध्यान से देखना। एक और सेंटेंस लिख रहा हूँ, द क्लास इज और आर गोइंग टू द जू, ठीक है, जू। तो अब बताना, द क्लास इज और आर गोइंग टू द जू। अब यहाँ पे ध्यान से आप सोच के बताओ कि यहाँ पे क्लास का यूनाइटेड सेंस है और डिवाइडेड सेंस है। ध्यान से देखना, तो द क्लास इज और आर गोइंग टू द जू। अब यहाँ पे जू चिड़ियाघर में जाने की बात हो रही है, तो पूरी क्लास एक साथ जा रही है ना, सारे के सारे जो क्लास में छात्र होंगे, स्टूडेंट्स होंगे, बच्चे होंगे, वो सारे एक साथ जाएंगे। ऐसा थोड़ी ना है, कोई अपने मन से, कोई साइकिल से जाएगा, कोई बाइक से जाएगा, कोई पता नहीं किसी और बस को पकड़ के जाएगा। ये स्कूल अगर लेके जा रहा है सारे छात्रों को, सारे विद्यार्थियों को, तो वो किसी एक गाड़ी से लेकर के एक साथ लेके जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्लास का सेंस कैसा बन रहा है, यूनाइटेड, क्योंकि सारे के सारे बच्चे एक साथ जाएंगे, एक जगह पे जाएंगे, ठीक है ना। एक इंसान मतलब किसी एक ही लोगों के ग्रुप में रहेंगे और एक ही साथ रहेंगे हमेशा, ठीक है। तो ये इनका यूनाइटेड सेंस बन रहा है, कैसा, यूनाइटेड, यूनाइटेड सेंस। और यहाँ पे कैसा है, यहाँ पे डिवाइडेड सेंस है ना, डिवाइडेड, डिवाइडेड सेंस। तो अगर यूनाइटेड सेंस है तो यहाँ पे क्या सही हो जाएगा, यहाँ पे आर गलत हो जाएगा और ईज क्या हो जाएगा, सही। तो यहाँ पे आर गलत है और यहाँ पे द क्लास इज गोइंग टू द जू, क्लियर है। तो यही है यहाँ पे, ठीक है ना। ऐसे कुछ कलेक्टिव नाउन्स होते हैं, अगर उनका डिवाइडेड सेंस हो रहा है तो हम प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे, और अगर उनका यूनाइटेड सेंस है तो कैसा, हम सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे, क्लियर है। अब चलो, इसके अलावा कुछ और भी मतलब नाउन्स होते हैं जिसका हम यूज करेंगे आगे भी, मैंने एग्जांपल्स में दिया भी होगा, ठीक है। तो पहले थोड़ा समझ लेते हैं उसको। जैसे मान लो मैं लिख रहा हूँ क्या, या चलो वहीं पे समझा दूंगा ना मैं, ठीक है, सवाल पे ही चलते हैं सीधे, देख लो, बताओ। द टीम हैज़ और हैव प्लेड वेरी वेल, बताना यहाँ पे। अब इस टीम का, टीम एक कलेक्टिव नाउन है, तो इस टीम का यहाँ पे यूनाइटेड सेंस के रूप में यूज हुआ है, मतलब यूनाइटेड सेंस में यूज हुआ है या डिवाइडेड सेंस में। तो टीम हैज़ और हैव प्लेड वेरी वेल, तो ये पूरे टीम की बात हो रही है ना, यानी पूरी टीम की ओवरऑल जो परफॉर्मेंस थी खेल की, वो क्या थी, अच्छी थी। तभी हम बात कर रहे हैं कि द टीम क्या, प्लेड वेरी वेल, ठीक है। तो अगर हम बात कर रहे हैं इसकी, तो ये टीम का यहाँ पे कैसा है, यूनाइटेड सेंस है, क्योंकि यहाँ पे टीम के मेंबर्स की अलग अलग बातें नहीं हो रही है। अगर अलग अलग टीम के मेंबर्स की बातें होती, उनका डिसीजन अलग होता, तो वहां पे हम किसका, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। लेकिन यहाँ पे टीम का एज अ होल, एज अ कंप्लीट, एज अ सिंगल यूनिट हम यूज कर रहे हैं,
ठीक है ना। तो एज अ सिंगल यूनिट अगर हम यूज कर रहे हैं इस टीम का, तो ये टीम कैसा हो जाएगा, इट इट बिकम अ सिंगुलर सब्जेक्ट। ठीक है। तो अगर सिंगुलर सब्जेक्ट हो जाएगा तो इसके लिए हम किसका यूज करेंगे, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब विल बी यूज्ड। तो यहाँ पे हैव क्या हो जाएगा, गलत, और यहाँ पे हैज हो जाएगा सही। द टीम हैज प्लेड वेरी वेल, यानी टीम ने बहुत अच्छा खेला है। चलो अगला, द टीम इज और आर गोइंग टू प्ले इट्स और देयर रेस्पेक्टिव रोल इन दिस मैच। अब बताओ, द टीम इज और आर गोइंग टू प्ले इट्स और देयर रेस्पेक्टिव रोल इन दिस मैच। बताना इसमें क्या गलत है क्या सही है, सोच के बताओ। तो बताओ, अब इसमें किसकी बात हो रही है, टीम की बात नहीं हो रही है। द टीम इज और आर गोइंग टू प्ले इट्स और देयर। अब टीम में बहुत सारे प्लेयर्स होते हैं और उन सभी प्लेयर्स का सिर्फ एक काम नहीं होता है, सभी का अपना अपना रोल होता है, अपना अपना काम होता है। तो अगर सभी अपना अपना काम कर रहे हैं तो बताना यहाँ पे कौन सा सेंस बन गया, डिवाइडेड सेंस बन गया। और अगर ये डिवाइडेड सेंस हो गया तो यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, इज का यूज गलत और आर का यूज सही। आगे फिर बढ़ते हैं, द टीम आर गोइंग टू प्ले। अब अगर ये इसको हमने प्लूरल मान लिया है तो यहाँ पे इट्स का यूज भी गलत और देयर का यूज सही। ठीक है। और रिस्पेक्टिव के बाद से यहाँ पे देखो, अगर इसको हम प्लूरल मान लिया तो यहाँ रोल्स, रोल के साथ भी क्या हो जाएगा, रोल्स। ठीक है ना। द टीम आर गोइंग टू प्ले देयर रेस्पेक्टिव रोल्स, ठीक है, इन दिस मैच। क्लियर है। चलो अगला, द ज्यूरी इज और आर नॉट एबल टू पास द वर्डिक्ट। ज्यूरी क्या होता है, ज्यूरी बोलते हैं मतलब ग्रुप ऑफ जजेस को। ठीक है ना, ग्रुप ऑफ जजेस या पैनल ऑफ जजेस, आप बेंच ऑफ जजेस होता है वैसे, आपने पढ़ा है ना कि वो बेंच ऑफ जजेस होता है। तो मतलब जजेस, जजेस को समूह को हम, जजेस के समूह को हम क्या बोलते हैं, ज्यूरी बोलते हैं। ठीक है। तो द ज्यूरी इज और आर नॉट एबल टू पास द वर्डिक्ट, इसका क्या मतलब है कि ज्यूरी फैसला सुनाने में क्या सक्षम नहीं है। ठीक है ना, मतलब मतलब फैसला नहीं सुना पा रही है, फैसला इज अनेबल टू वॉट गिव द वर्डिक्ट या पास द वर्डिक्ट। तो बताना, अगर ज्यूरी वर्डिक्ट या फैसला सुनाने में अनेबल है, एबल नहीं है, इसका मतलब क्या है। इसका ये देखो, जो बेंच बनता है जजेस का, चाहे वो 3 बेंच बने, 5 का बने, 7 का बने, ठीक है, जो भी बने, तो वो जो बेंच बनता है वो हमेशा ऑड नंबर का ही बनता है। क्यों बनता है, क्योंकि वहाँ पे ऑड नंबर में लोग रहेंगे तो अपने आप उनका डिसीजन होता है, और जिनकी मेजोरिटी ज़्यादा हो जाती है वही फैसला सही मान लिया जाता है। तो ये अपना फैसला नहीं सुना पा रहे, अपना फैसला नहीं सुना पा रहे, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि उन लोगों की आपस में सहमति ही नहीं हुई है। जब आपस में सहमति नहीं हुई है तो बताना, अगर सहमति नहीं हो पा रही है तो क्या उसको यूनाइटेड सेंस में रखेंगे, बिल्कुल भी नहीं। क्या है यहाँ पे, द ज्यूरी आर नॉट एबल टू पास द डिग्री, डिक्री, सॉरी यहाँ पे डिक्री नहीं है, वर्डिक्ट है। वेट अ सेक, इसके बाद मोस्टली डिक्री वर्ड होता है, ठीक है ना, और वर्डिक्ट भी होता है। तो वर्डिक्ट है यहाँ पे, द ज्यूरी इज और आर नॉट एबल टू पास द वर्डिक्ट। ठीक है। तो बताना, अगर ये वर्डिक्ट पास नहीं कर पा रही है, इसका मतलब क्या हो गया कि उनका ये क्या हो गया, डिवाइडेड सेंस हो गया ना। एक ही मत पे सभी क्या है, सभी का डिसीजन सेम नहीं है, सभी का एक ही मत नहीं है। ठीक है। तो क्या होगा इसमें, द ज्यूरी इज और आर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, चूंकि इनका डिवाइडेड सेंस है, इनका अपने आप में ही फैसला एक जैसा नहीं हो पा रहा, सबका अलग अलग मत है, इसलिए ये वर्डिक्ट नहीं दे पा रहे हैं। सबका अलग अलग मतलब कौन सा सेंस हो गया, मतलब डिवाइडेड सेंस हो गया। अगर डिवाइडेड सेंस है तो ये क्या हो जाएगा, डिवाइडेड अगर सेंस है तो यहाँ पे इज गलत हो जाएगा और आर सही। द ज्यूरी आर नॉट एबल टू पास द वर्डिक्ट। ठीक है। चलो अब ये देखो, 100 रुपीज। अब ये भी कुछ जैसे कुछ मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ठीक है ना, क्या, जैसे अमाउंट हो सकता है, ठीक है, अमाउंट हो सकता है, ठीक है, और क्या हो सकता है अमाउंट के अलावा, वेट हो सकता है, वेट हो सकता है, और क्या हो सकता है, डिस्टेंस हो सकता है, ठीक है, और हाइट हो सकता है, हाइट, और क्या हो सकता है, स्पीड, ठीक है, और क्या, पीरियड ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है ना, ये सारी यूनिट्स हैं। तो इनका भी कलेक्टिव नाउन के रूप में यूज हो सकता है, और इनके लिए भी सेम ही रूल है। अगर इनका यूनाइटेड सेंस में यूज हुआ है तो हम क्या यूज करेंगे, इनका अगर यूनाइटेड सेंस में है, ठीक है ना, यूनाइटेड अगर सेंस में है इनका भी, यहाँ लिख दे रहा हूँ सामने, अगर यूनाइटेड सेंस में इनका यूज हुआ है, ठीक है, तो क्या यूज करेंगे, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब, ठीक है ना। और अगर इनका डिवाइडेड सेंस में यूज हुआ है तो किसका, हम प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। ठीक है। तो आ जाओ, 100 रुपीज इज और आर इन माई पॉकेट्स। पॉकेट और पॉकेट्स, ठीक है ना, मतलब इसमें इसमें दिया है तो मतलब दोनों समझाना है मुझे यहाँ पे, ठीक है, इसलिए मैंने मतलब एक एक सेंटेंस में दो दो तीन सेंटेंस लिखा है, ठीक है ना, दो दो तीन तीन। 100 रुपीज इज और आर, अगर मैं पॉकेट लूँ, ठीक है, इसको हटा दो, ये पॉकेट ले रहा हूँ, तो 100 रुपीज इज और आर इन माई पॉकेट। अब पॉकेट का मतलब हमारी एक पॉकेट की बात हम कर रहे हैं, तो एक पॉकेट में अगर 100 रुपये हैं तो बताना वो यूनाइटेड होंगे या उसमें पॉकेट में, पता नहीं, एक ही पॉकेट में, जब एक ही पॉकेट में सारे पैसे हैं तो यूनाइटेड सेंस हो गया ना।
अगर मैं ये पॉकेट्स बोल देता तो वो 100 रुपये अलग अलग पॉकेट्स में है, ये उनका डिवाइडेड सेंस हो गया, कुछ पैसे ऊपर के पॉकेट में, कुछ पैंट की जेब में, ठीक है, कुछ हो सकता है पीछे वाले बैक वाले पॉकेट में, ठीक है, ऐसे ऐसे करके हो। तो अगर अलग अलग जगह है ये सारे पैसे तब तो डिवाइडेड सेंस हो जाएगा। लेकिन अगर मैं पॉकेट की बात करूँ, ठीक है, अगर पॉकेट की सिर्फ बात की जाए, पॉकेट की, तो इसके लिए कौन सा यूनाइटेड सेंस हो जाएगा, और जब यूनाइटेड सेंस होगा तो आर यहाँ पे गलत और ईज क्या हो जाएगा, सही, ठीक है ना। लेकिन अगर किसकी हम बात करें, पॉकेट्स की बात करें, तो वो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा 100 रुपीज, ठीक है, 100 रुपीज। उसके बाद से हो जाएगा आर इन माई पॉकेट्स, ठीक है ना। पॉकेट्स की बात करें मतलब बहुत सारी पॉकेट्स है मेरे पास, और उन सभी पॉकेट्स में कुछ ना कुछ करके सारा मिला करके 100 रुपये है। तो यहाँ पे इन 100 रुपये का डिवाइडेड सेंस हो गया, कुछ इस पॉकेट में, कुछ इस पॉकेट में, कुछ यहाँ ऐसे करके। तो ये डिवाइडेड सेंस हो गया, इसलिए हमने यहाँ पे प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का यूज कर लिया। क्लियर है, चलो। थाउजेंड्स ऑफ माइल्स इज और आर कवर्ड बाई ट्रेन। अब बताना, हजारों माइल, ठीक है ना, हजारों माइल ट्रेन के द्वारा कवर किए गए। तो हजारों माइल की बात हो रही है, लेकिन यहाँ पे हमने जो कवर किया है वो ट्रेन से, सिर्फ एक ट्रेन से किया है ना। 1000 माइल हमने कवर किया है बट सिर्फ एक ट्रेन से हमने किया है, ठीक है। तो यहाँ पे इस 1000 माइल का सेंस कैसा हो गया, यूनाइटेड, कैसा हो गया, यूनाइटेड। अगर यूनाइटेड सेंस है तो यहाँ पे किसका हम यूज करेंगे, इज का, आर यहाँ पे गलत हो जाएगा। थाउजेंड्स ऑफ माइल्स इज कवर्ड बाई ट्रेन, ठीक है, चलो अगला। थाउजेंड्स ऑफ माइल्स इज और आर कवर्ड विद सेवरल मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट्स, मतलब अलग अलग ट्रांसपोर्ट के साधन से हमने यूज किया। थोड़ा सा हो सकता है बस से, थोड़ी क्या बोले, ट्रेन से, ठीक है, ऐसे करके हमने यूज किया। तो अब यहाँ पे सेंस कैसा हो गया, जब ट्रांसपोर्ट के अलग अलग मीन्स से, अलग अलग तरीके से हमने इसको ट्रैवल किया है, तो ये कैसा सेंस बन गया, डिवाइडेड। और जब ये डिवाइडेड सेंस हो गया यहाँ पे, जब ये डिवाइडेड सेंस हो गया तो यहाँ पे ईज हो जाएगा गलत और आर हो जाएगा सही। थाउजेंड्स ऑफ माइल्स आर कवर्ड विद सेवरल मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, ठीक है ना, ट्रांसपोर्ट्स हो जाएगा यहाँ पे। चलो, वेट से ट्रांसपोर्ट्स नहीं होगा, ट्रांसपोर्ट बिल्कुल सही था वहाँ पे, ठीक है ना, ट्रांसपोर्ट। चलो, अगला सेंटेंस देख लो, अगला है 20 days आर स्पेंट एट 3 लोकेशंस ऑफ स्विट्जरलैंड, ठीक है ना, यानी स्विट्जरलैंड के 3 लोकेशन पे 20 दिन क्या किए गए, बिताए गए, ठीक है। तो बताना, ये 20 डेज तो एक मतलब यूनिट है यहाँ पर, ठीक है ना, यूनिट करने का मतलब ये ग्रुप है, 20 दिन का एक ग्रुप है, समूह है, यूनिट है। तो अगर यूनिट है, लेकिन यहाँ पे इसका इसका जो यूनिट गुजारा गया है, ये खत्म किया गया है, वो 3 अलग अलग जगह पे, देखो 3 लोकेशन पे। तो सेंस कैसा बन गया, डिवाइडेड, ठीक है। अगर डिवाइडेड सेंस बन गया तो क्या हो जाएगा, आर स्पेंट एट 3 लोकेशंस ऑफ स्विट्जरलैंड, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। चलो, अगले पेज पे चलते हैं, ठीक है ना, यहाँ पे देखो। अब यहाँ पे कुछ वो यूनिट्स वाले नाउन आने वाले, ठीक है ना, यूनिट्स वाले तो हम बात करेंगे थोड़ा, जैसे देख लो। हम बात करें पहले वाला, ध्यान से देखना, ये पूरा मैं इसी पे समझाऊंगा, पूरे इन एग्जांपल्स पे, ठीक है ना। और इसको दोबारा अगर समझ में ना आए, दोबारा इस वीडियो को देख करके इसको समझ जाना, पेपर में इससे भर भर के सवाल आते हैं, ठीक है ना। द थीफ स्टोल 2 लाख रुपीज, ठीक है, देखो, द थीफ स्टोल 2 लाख रुपीज। पहले थोड़ा सा मैं कुछ बता दूं पहले, जैसे हमने जब शुरू में ही इस क्लास को, मतलब इंग्लिश को मैंने शुरू किया था पढ़ाना, तो मैंने शुरू में ही बताया था, एक ओवरव्यू दिया था पूरे पार्ट्स ऑफ स्पीच का, ठीक है ना। तो वहाँ पे हमने समझा था कि नाउन का जो हम प्लूरल बनाते हैं वो नाउन का बनाते हैं, ठीक है ना, क्योंकि इसको हम काउंट कर सकते हैं, ठीक है, ये नाउन होता है, इसका हम प्लूरल बना सकते हैं। लेकिन एक उसमें एडजेक्टिव हमने देखा था, ठीक है ना। एडजेक्टिव का काम क्या होता है, इसका काम होता है किसी नाउन को क्वालिफाई करना, किसी नाउन के बारे में हमें एडिशनल इंफॉर्मेशन देना, एडिशनल जानकारी देना, ठीक है ना। तो अगर ये, अब याद रखना कि अगर ये नाउन के बारे में एडिशनल जानकारी देता है तो ये नाउन तो नहीं है। और याद रखना कि जब ये नाउन नहीं है तो इसका हम प्लूरल भी नहीं बनाते हैं, यानी इसके साथ एस और ई एस ऐसा कुछ लगा करके इसका प्लूरल हम क्या, प्लूरल नहीं बनाते हैं, ठीक है ना। प्लूरल सिर्फ किसका बनता है, प्लूरल सिर्फ नाउन का या प्रोनाउन का बन सकता है, ठीक है ना। प्लूरल सिर्फ इसका बनेगा, एडजेक्टिव का नहीं बनता, ये बात याद रखना। अभी चलते हैं यहाँ पे, चलो देखो, द थीफ स्टोल 2 लाख रुपीज। बताना, रुपीज है यहाँ पे, रुपीज क्या हो गया, नाउन हो गया, ठीक है, एक यूनिट है, नाउन हो गया। अब यहाँ पे रुपीज अगर नाउन हो गया, रुपीज अगर यहाँ पे नाउन हो गया, तो इसके पहले आने वाले लैक्स, लैक्स क्या बता रहा है इसको, लैक्स इसको क्वालिफाई कर रहा है, लैक्स इसको क्वालिफाई कर रहा है, रुपीज है यहाँ पे, और रुपीज के बारे में जानकारी हमें मिल रही है कि ये लाखों रुपए हैं। तो इस वर्ड से हमें इस नाउन के बारे में जानकारी मिल रही है। अगर नाउन के बारे में ये एडिशनल
इंफॉर्मेशन दे रहा है, तो कायदे से क्या बन गया, एडजेक्टिव। और अभी हमने पढ़ा कि एडजेक्टिव, एडजेक्टिव का हम प्लूरल नहीं बना सकते। तो बताना क्या लैक्स यहाँ पे बोलना सही है? नहीं, ये बिल्कुल गलत है। तो अगर लैक्स यहाँ पे सही नहीं है तो सही क्या होगा बताना? अगर यहाँ पे लैक्स सही नहीं है तो यहाँ पे क्या सही हो जाएगा? इस एस को हमें हटाना पड़ेगा, ठीक है ना, क्योंकि कायदे से ये क्या बन गया, एडजेक्टिव। और जब ये एडजेक्टिव बन गया तो यहाँ पे एस क्या हो जाएगा, गलत। ब्लैक ही लग गया फिर से, ये एस यहाँ पे गलत हो जाएगा, ठीक है। तो अब क्या सही बोलना क्या होगा, द थीफ स्टोल 2 लाख रुपीज, ठीक है। लैक को एल ए सी भी लिखते हैं और लैक को एल ए के एच भी लिखते हैं, ठीक है। तो 2 लाख रुपीज, क्योंकि लैक यहाँ पे एडजेक्टिव का काम कर रहा है और एडजेक्टिव का हम प्लूरल नहीं बना सकते, मैंने अभी भी समझा दिया, ठीक है। तो 2 लाख रुपीज हो जाएगा। चलो, आई नीड 10 मीटर्स डिस्टेंस इन बिटवीन, बताना फिर यही बात है। यहाँ पे नाउन क्या है, डिस्टेंस है, ठीक है। और डिस्टेंस के पहले बताया जा रहा मीटर, ठीक है ना, मीटर, तो इसको क्वालिफाई कर रहा है, एडजेक्टिव हो गया। अगर ये मीटर एडजेक्टिव हो गया तो इसका प्लूरल बनाना संभव है? बिल्कुल भी नहीं। तो इस यहाँ पे क्या है, गलत है। तो क्या हो जाएगा, आई नीड 10 मीटर डिस्टेंस इन बिटवीन, ठीक है। चलो अगले सेंटेंस की बात कर लेते हैं। 2 डजन्स एग्स वर ब्रोकन, देखो। तो यहाँ पे भी अगर इस सेंटेंस की भी अगर बात करें तो 2 डजन्स, पहले नाउन यहाँ पे क्या है, एग है, ठीक है ना, एग्स यहाँ पे नाउन है। और इस नाउन के बारे में हमें जानकारी क्या मिल रही है कि ये दर्जनों एग्स हैं, ठीक है, मतलब दर्जन एग्स हैं, 2 डजन 2 दर्जन है। तो ये डजन वर्ड क्या कर रहा है, इस नाउन को क्वालिफाई कर रहा है। पहले हमें पता था कि एग्स है, अंडे हैं, और बाद में जैसे इस वर्ड को हमने डजन वर्ड को देखा तो पता चल गया कि 2 दर्जन यहाँ पे अंडे हैं, ठीक है ना। तो ये नाउन के बारे में हमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे दिया। तो कायदे से भी क्या बन गया, एडजेक्टिव। और अगर ये एडजेक्टिव बन गया तो यहाँ पे एस लगाना हमारे लिए क्या हो जाएगा, गलत। तो ये क्या बन जाएगा, 2 डजन एग्स वर ब्रोकन, ठीक है। चलो ऐसे ही अगला, दिस बैच विल हैव बीन रनिंग फॉर एटलीस्ट 12 मंथ्स, बताना भी यहाँ पे। तो दिस बैच विल हैव बीन रनिंग, ये तो मतलब सही है, यहाँ तो कोई कुछ गलत है ही नहीं। फॉर एटलीस्ट ये भी सही है, एटलीस्ट 12 मंथ्स, ठीक है ना। चलो बात यहाँ पे कुछ आएगी, 12 मंथ्स, यहाँ पे है 12 और यहाँ पे है मंथ्स, बताना। तो अब देखो मंथ्स यहाँ पे क्या है, मंथ यहाँ पे नाउन होता है। मंथ क्या होता है, मंथ नाउन है, एक यूनिट है, मतलब 30 दिन के समूह को या 31 दिन के समूह को या 28 दिन के एक ग्रुप को, ठीक है, हम क्या बोलते हैं, मंथ बोलते हैं, महीना बोलते हैं। तो मंथ यहाँ पे नाउन है, यूनिट है। तो अगर ये नाउन है तो इसका प्लूरल हम बना सकते हैं, तो सही है बिल्कुल, ठीक है ना, एटलीस्ट 12 मंथ्स। अब ये मान लो ऐसे कुछ करके आता सवाल, इसमें होगा बट मैं थोड़ा समझा दे रहा हूँ यहीं पे, ठीक है ना। जैसे मान लो मैंने बोल दिया, ये देख लो 12, हाँ, 12 मंथ्स, 12 मंथ्स, ठीक है। और मैंने एक बोल दिया 12,000। अब बताओ, देखो यहाँ पे 12 महीने हैं और यहाँ पे 12,000 है। तो बताना, मंथ्स अपने आप में नाउन है, तो नाउन है तो हमने इसका प्लूरल बना दिया और ये क्या हो गया, सही भी हो गया। लेकिन 1000 अपने आप में नाउन नहीं है, सोच के देखो, 1000 का अपने आप में कुछ मीनिंग है क्या, हजार। जैसे ही हजार बोलोगे, सामने से जवाब, मतलब सामने से कुछ क्वेश्चन आएगा, सामने से इंसान का मतलब सवाल आएगा, प्रतिक्रिया आएगी, रिएक्शन आएगा कि हजार क्या, हजार लोग, हजार रुपए, हजार क्या। यानी हजार का अपने आप में कोई मीनिंग नहीं है, हजार कोई नाउन नहीं है। हजार हमेशा क्या होगा, एडजेक्टिव होगा, ठीक है ना। तो हजार ये एडजेक्टिव अगर है तो एडजेक्टिव का प्लूरल नहीं बना सकते, तो यहाँ पे 12,000 बोलना गलत हो जाएगा और इसको हटा देंगे तो 12,000 क्या हो जाएगा, सही। अगला सवाल, और तरुण गेव मी 3,000, अब फिर वही सवाल आ गया ना, तरुण गेव मी 3,000। 1000 एक एडजेक्टिव है, इसका अपने आप में कोई इंडिपेंडेंट मीनिंग नहीं, नाउन जैसा, ठीक है ना, ये किसी भी चीज़ का नाम नहीं है। तो यहाँ पे इस क्या हो जाएगा, गलत, क्योंकि ये एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव के रूप में काम करता है। तो क्या हो जाएगा, तरुण गेव मी 3,000, सही है। ये कॉन्सेप्ट याद रखना है, इसको सारे सारे स्टूडेंट्स इसको याद करते हैं कि कहाँ पे किसके पास इस लगाते हैं, कहाँ नहीं लगाते हैं। लेकिन ये अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया एडजेक्टिव का और नाउन का, तो सब कहीं पे कुछ याद करना ही नहीं है, ठीक है ना, सारी समझ कर तब सारी चीजें हो जाएंगी। चलो, मारुति एक्सपेक्टेड 2 स्कोर्स, जैसे 1000 का मतलब 1000 होता है, वैसे स्कोर का मतलब 20 होता है, ठीक है ना, 20, जैसे डजन का मतलब 12 होता है, वैसे ही स्कोर का मतलब 20। तो पता नहीं ये भी क्या है, 2 स्कोर्स, दो, मतलब क्या, स्कोर्स मतलब 20 होता है। 2 डजन, तो 2 डजन क्या, 2 डजन एग्स, 2 डजन बनाना, कुछ भी होगा ना वहाँ पे। वैसे 2 स्कोर्स वॉट, तो स्कोर एक नाउन नहीं है बल्कि ये क्या है, एक एडजेक्टिव है। अगर एडजेक्टिव है तो यहाँ पे एस क्या हो जाएगा, गलत। तो मारुति एक्सपेक्टेड 2 स्कोर हो जाएगा सिर्फ। चलो, लैक ऑफ स्टूडेंट्स गोज अब्रोड एवरी ईयर, ठीक है ना, मतलब हर साल लाखों विद्यार्थी कहाँ जाते हैं, अब्रोड जाते हैं, ठीक है। तो बताना, आ, इसकी अगर हम बात करेंगे तो क्या करेंगे, आप सोच के बताओ। तो ये देखो, पहले तो हमने अभी थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था कि अगर ऑफ प्रेपोजिशन आता है, ठीक है ना, और उसके पहले कोई वर्ड है, उसके बाद भी कोई वर्ड है, तो ये दोनों वर्ड मतलब 99.99% केस में
अगर बताएं तो ये दोनों ही वर्ड हमेशा क्या होते हैं, नाउन होते हैं, ठीक है ना, नाउन। अब बताना, यहाँ पे हमने पढ़ा था, हमने अभी भी देखा कि लैक का यहाँ पे किसके रूप में, एडजेक्टिव के रूप में यूज हुआ है। और याद रखना, मैंने शुरू में ग्रामर पढ़ाने से पहले बताया था कि जो हम ग्रामर पढ़ रहे हैं वो फंक्शनल लेवल का है। फंक्शनल लेवल कहने का मतलब है कि एक ही वर्ड एक सेंटेंस में अलग अलग रूप से फंक्शन कर सकता है, ठीक है ना। जैसे एक ही वर्ड कभी एडवर्ब होगा, कभी जाके नाउन भी हो जाएगा, कभी कुछ और हो जाएगा, ठीक है। तो अब इनको ये होते तो वैसे एडजेक्टिव है, ठीक है ना, हमेशा नाउन के पहले ही आने चाहिए ये, लेकिन कभी कभी इनका नाउन के रूप में भी यूज कर लिया जाता है। और वो कैसे होता है, तो यहाँ पे देखो नाउन ऑफ नाउन हो गया ना, यहाँ पे अगर नाउन ऑफ नाउन में आ जाएंगे तो कायदे से क्या बन जाएंगे, नाउन बन जाएंगे। देखो जैसे यहाँ पे लैक ऑफ स्टूडेंट, ठीक है, तो लैक ऑफ स्टूडेंट्स है यानी कि लाखों विद्यार्थी हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, नाउन ऑफ नाउन है, ठीक है ना। तो अगर नाउन ऑफ नाउन है तो यहाँ पे भी स्टूडेंट्स होगा, और यहाँ पे लैक में भी क्या हो जाएगा, एस, लाखों विद्यार्थी, क्योंकि दोनों नाउन है और दोनों का प्लूरल बना सकते हैं, ठीक है। तो लैक्स ऑफ स्टूडेंट्स हो जाएगा, यहाँ पे दोनों सही है बिल्कुल, स्टूडेंट भी बहुत सारे हैं, और लैक चूंकि यहाँ पे नाउन ऑफ नाउन होता है तो ये लैक भी क्या हो गया, नाउन, और स्टूडेंट भी क्या हो गया, नाउन, तो दोनों का हम क्या करेंगे, प्लूरल बना देंगे। अगर दोनों प्लूरल हो गया, क्योंकि यहाँ पे सेंस क्या निकल रहा है, लाखों विद्यार्थी बोलना है, तो लाखों बोलने के लिए प्लूरल बनाना ही पड़ेगा। जब प्लूरल बनाना है तो हम किसको बनाएंगे, दोनों को बनाएंगे, ठीक है। और जब ये प्लूरल हो गया तो यहाँ से एस को हमें हटाना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा, लैक्स ऑफ स्टूडेंट्स गो, ईएस को हटाना पड़ेगा, लैक्स ऑफ स्टूडेंट्स गो अब्रोड एवरी ईयर। क्लियर है, चलो अगला बताना, लैक ऑफ थाउजेंड ऑफ स्टूडेंट्स अप्लाई फॉर सीजीएलई एवरी ईयर। अब देखना यहाँ पे, अगर हम बात करें यहाँ पे फिर वही बात है, नाउन ऑफ नाउन ऐसे करके है, ठीक है। तो ऐसे अब यहाँ पे देखो, अगर ये यहाँ पे पहले देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या हो गया, नाउन, इसके पहले ऑफ है, इसके पहले जो भी वर्ड आएगा वो भी नाउन होगा, ठीक है। फिर यहाँ पे ऑफ है, फिर इसके बाद जो आएगा वर्ड वो भी नाउन होगा, तो ये दोनों नाउन है, और यहाँ पे बहुत सारे प्लूरल विद्यार्थियों की बात हो रही है। तो यहाँ पे ये तो कंफर्म हो गया कि यहाँ पे थाउजेंड में भी एस लगाना पड़ेगा और लैख में भी एस लगाना पड़ेगा। अब यहाँ पे एक और बात हमें सीखनी पड़ेगी कि क्या, कि जैसे देखो ये यूनिट है ना, दोनों लाख भी एक यूनिट है और थाउजेंड भी एक यूनिट है। तो यहाँ पे ना ये जब यूनिट की बात होती है तो यहाँ पे हम किसको फॉलो करते हैं, असेंडिंग ऑर्डर को, ठीक है ना, असेंडिंग और इंक्रीजिंग ऑर्डर को हम फॉलो करते हैं। अभी असेंडिंग ऑर्डर क्या हो गया कि पहले छोटा लिखेंगे उसके बाद से बड़ा। तो बताओ लाख और हजार दोनों में से कौन छोटा है, पहले हजार आएगा, तो ये लैक्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स नहीं होंगे, ये इसको कैसे लिखेंगे हम, इसको लिखेंगे थाउजेंड्स ऑफ लैक्स ऑफ स्टूडेंट्स होगा यहाँ पे, ठीक है ना। तो याद रखना ये वाला स्ट्रक्चर पूरा क्या हो जाएगा यहाँ तक गलत, और ये थाउजेंड्स ऑफ लैक्स ऑफ स्टूडेंट्स अप्लाई फॉर सीजीएलई एवरी ईयर, ठीक है ना, हर साल सीजीएल के लिए अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो ये वाला फ्रेज यहाँ पे सही होगा, याद रख। जैसे अगर बोलना हो तो हम लाखों हजारों बोलते हैं लाखों हजारों रुपए या हजारों लाखों बोलते हैं, पहले छोटा वाला वर्ड आता है उसके बाद से उसका बड़ा वाला यूनिट आता है, ठीक है ना। तो याद रखना यहाँ पे थाउजेंड्स ऑफ लैक्स ऑफ स्टूडेंट्स अप्लाई फॉर सीजीएलई एवरी ईयर, ये वाला सही हो जाएगा। चलो, 200 ऑफ बैग्स, ठीक है ना, आर कॉट विथ एक्सप्लोसिव मटेरियल, ठीक है। अब बताना यहाँ पे ध्यान से देखना, 200 ऑफ बैग्स। अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो देखो यहाँ पे इसको अब सही करना है, सेंटेंस पूरा मतलब कि ये वाला फ्रेज यहाँ से आता गलत है, सही करना। अब इसको सही दो तरीके से हम बना सकते हैं, ठीक है ना, दो तरीके से। देखो बता रहा हूँ, दो तरीके क्या होगा, या तो हम इसको ऐसे लिख दे, कैसे, क्या, हंड्रेड्स ऑफ बैग्स हम लिख दें, ठीक है, हंड्रेड्स ऑफ बैग्स लिख दे तभी सही है। कैसे, हमने भी पढ़ा था कि ऑफ है तो उसके पहले भी नाउन होगा बाद में नाउन होगा, और यहाँ पे बहुत सारे बैग्स की बात हो रही है, तो अगर यहाँ पे बैग्स है तो इसके पहले थाउजेंड में भी, सॉरी हंड्रेड में भी एस लग जाएगा, हंड्रेड्स ऑफ बैग्स। ये क्लियर हो गया। चलो, तो एक तो ये हो जाएगा, दूसरा क्या हो जाएगा, हमने एक पढ़ा था कि कोई न्यूमरल हो, जैसे 2000, ठीक है, कोई न्यूमरल हो तो हमने कैसे उसका यूज किया था, कि कोई न्यूमरल, ठीक है, प्लस उसके बाद से यूनिट, ठीक है ना, और उसके बाद से क्या, नाउन होता है। तो अगर ऐसा हो तो यहाँ पे यूनिट कैसा यूज होता है, क्योंकि एडजेक्टिव है, तो एडजेक्टिव है तो यहाँ पे इसको प्लूरल हम नहीं बना सकते, तो वैसे भी कर सकते हैं। तो या तो हंड्रेड्स ऑफ बैग्स हो जाएगा यहाँ पे सही, ठीक है, या फिर हम क्या कर देंगे, 200 बैग्स कर देंगे, ठीक है ना, ऑफ को हटा देंगे। तो दूसरा क्या हो जाएगा, 200 बैग्स, 200 बैग्स। देखो कैसे, अब यहाँ पे अगर 200 बैग्स करेंगे तो यहाँ पे 100 क्या बन गया, एडजेक्टिव बन गया, और अगर ये एडजेक्टिव बन गया तो इसके बाद हमें एस नहीं जोड़ना है, ठीक है ना, इसका प्लूरल हम नहीं बना सकते, ठीक है, 200 बैग्स। तो ये हो गया, या फिर अगर इसको नाउन ऑफ नाउन के रूप में यूज करेंगे तो दोनों नाउन हो जाएगा, फिर तो यहाँ पे हमें 100 में भी एस लगाना पड़ेगा, तो हंड्रेड्स ऑफ बैग्स हो जाएगा। और दोनों के लिए ही, दोनों प्लूरल है, दोनों के लिए आर बिल्कुल सही है, तो आर कॉट विथ, बाकी बाकी सब कुछ सही है, ठीक है। तो इसको हम हटाएंगे, ये बिल्कुल गलत है, 200 ऑफ बैग्स ये गलत है, या तो हंड्रेड्स ऑफ बैग्स करेंगे या 200 बैग्स करेंगे।
क्लियर है? 2 ही तरीके इसको सही करने के हैं। चलो अगला है 2 स्पूनफुल्स। अब यहाँ पे कुछ और वर्ड्स आते हैं, ठीक है ना, थोड़ा उसको देख लो अगले पेज में। ऐसे देखो ऐसे कुछ करके आता है वर्ड, स्पूनफुल, ठीक है, हैंडफुल, ठीक है ना, कुछ भी, मगफुल, जो मन करे वो बना सकता है, मगफुल, जगफुल, ठीक है, फिस्टफुल, ठीक है ना, बॉलफुल, जो मन करे वो बना सकता है, ठीक है। तो ऐसे जो वर्ड्स होते हैं ये भी बिल्कुल वही वर्ड्स होता है, ठीक है ना, ये सेम, इनकी भी कहानी बिल्कुल सेम है। अगर एडजेक्टिव के रूप में यूज हुए हैं तो प्लूरल नहीं, अगर ये एडजेक्टिव है तो इनका प्लूरल क्या नहीं बनाएंगे। और अगर इनको नाउन ऑफ नाउन के रूप में यूज किया जाएगा, नाउन ऑफ नाउन के रूप में यूज किया जाएगा तो यहाँ पे प्लूरल क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है ना। चलो आ जाते हैं अपने सवाल पे। देखो 2 स्पूनफुल शुगर विल बी सफिशियंट, ठीक है ना, 2 स्पूनफुल यानी 2 चम्मच शुगर क्या होगा, सफिशियंट होगा। तो बताना यहाँ पे शुगर क्या हो गया, शुगर कायदे से यहाँ पे नाउन हो गया, शुगर हो गया नाउन, और नाउन के पहले स्पूनफुल वर्ड आया है तो किसके रूप में आया है, एडजेक्टिव के रूप में। यहाँ पे पहले पता था कि ये शुगर है, लेकिन बाद में इसको स्पूनफुल को हमने पढ़ा तो बाद में हमें पता चला कि ये 2 चम्मच है, ठीक है ना, 2 चम्मच है। तो अब देखना यहाँ पे इसका प्लूरल हम नहीं बना सकते, ठीक है, इसका प्लूरल नहीं बना सकते, लेकिन यहाँ पे इसने देखो गलती की है क्या, 2 स्पून फुल है, इस स्पून के बाद से एस लगा दिया है बीच में, ठीक है ना। तो याद रखना, ना ही ये स्पून फुल होगा और ना ही ये स्पून फुल्स होगा, ना ही आखिर में इस लगेगा और ना ही यहाँ बीच में। तो क्या सही बनेगा, 2 स्पून फुल सुगर विल बी सफिशियंट, सुगर विल बी सफिशियंट। क्लियर है? अच्छा अगला, हैंडफुल ऑफ पीपल, अब फिर वही आ गया नाउन ऑफ नाउन, ये ऑफ लग गया तो इसके पहले नाउन होगा, और अगर नाउन आ गया तो यहाँ पे हमारे लिए इस लगाना क्या बन जाएगा, जरूरी। तो ये क्या हो जाएगा, हैंडफुल्स ऑफ पीपल माइग्रेट फ्रॉम बांग्लादेश टू इंडिया लुकिंग फॉर अ बेटर अपॉर्चुनिटी। क्लियर है? यानी कि मुट्ठी भर लोग, मतलब कि कुछ लोग, मुट्ठी भर लोग या कुछ लोग जो भी बोल लो, हैंडफुल्स का मतलब मुट्ठी भर होता है, लोग कहाँ माइग्रेट करते हैं, कहाँ से, बांग्लादेश से इंडिया, एक बेटर अपॉर्चुनिटी की तलाश में। तो आई होप ये थोड़ा सा इस पेज को दोबारा देखना, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे सवाल भर भर के पेपर में आते हैं, ठीक है ना, दोबारा से इसको देख लेना। चलो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, ठीक है। देखो कॉमन जेंडर, पोस्ट, रैंक, टाइटल, प्रोफेशन सिंगुलर या प्लूरल होता है, ठीक है ना, थोड़ा सा इसकी हम बात कर लेते हैं, ठीक है ना। कॉमन जेंडर हमने बात की थी पहले ही, हमने शायद 1-2 क्लास पहले हमने बात की थी इसकी, ठीक है ना। जैसे हमने बात किया था कि पोस्ट कोई होती है, ठीक है, जैसे मैं बोलूँ स्टूडेंट, ठीक है ना, स्टूडेंट बोल दूँ, ठीक है, टीचर की बात करूं, ठीक है। तो इनका स्टूडेंट हो टीचर हो, इनको अगर हमें ये दर्शाना है कि ये स्टूडेंट या टीचर मेल है या फीमेल है क्या है, तो हमने क्या पढ़ा था कि पोस्ट हो, रैंक हो, टाइटल हो, प्रोफेशन हो, तो इसके पहले हम मेल और फीमेल ऐड नहीं करते, बल्कि मैन और वुमन ऐड करते हैं, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, या तो मैन स्टूडेंट होगा, ठीक है, या फिर वुमन स्टूडेंट होगी, ठीक है। चलो, या फिर यहाँ बात करेंगे तो क्या, वुमन टीचर हो जाएगी या मैन टीचर हो जाएगा, ठीक है, ऐसे करके। तो ये जो भी है, तो ये क्या कॉमन जेंडर वाले, ये मतलब कॉमन जेंडर के लिए हमने पढ़ा था ना पीछे ये, क्योंकि स्टूडेंट का टीचर का अपने आप में कोई जेंडर नहीं होता, फिर भी इसका जेंडर शो करने के लिए हम क्या लगाते हैं, अगर ये पोस्ट है, रैंक है, टाइटल या प्रोफेशन है, तो इसमें हम मैन और वुमन लगाते हैं, ठीक है ना। चलो एक ये हो गया। अच्छा बताना एक और, इसमें कुछ कंफ्यूजन थोड़ा सा होता है, ठीक है ना, मैं जो बताना चाह रहा हूँ वो ध्यान से सुनना, यहाँ पे वो भी कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे मैं बोलूँ, रुको, मैंने एक बोल दिया ये वाला, ये मैन स्टूडेंट है, ठीक है ना, और एक मैं बोल दूँ क्या, एक मैं बोल दूँ मैन लवर, ठीक है, मैन लवर। बताना क्या दोनों में कुछ अंतर है क्या, ये मैन स्टूडेंट है और ये मैन लवर है, दोनों में क्या अंतर है, सोच के देखो जरा ध्यान से। मैन स्टूडेंट एंड मैन लवर दोनों मतलब हाँ वर्ड अलग अलग है, ये विद्यार्थी है और ये मतलब आदमी से या इंसानियत से प्रेम करने वाला, ये जो भी है, ठीक है ना। तो ये दोनों में क्या अंतर है जरा ध्यान से देखना, अगर ये अंतर समझ आ गया अभी, तो पक्का इस कैटेगरी में कभी आज के बाद गलती आप लोग नहीं करोगे, ठीक है। देखो अंतर क्या है, ध्यान से देखना, अंतर है यहाँ पे कि यहाँ पे लवर क्या है, नाउन है, ठीक है ना, मैन भी नाउन ही है, ठीक है। वेट अ सेक, हाँ, यहाँ पे मैन भी नाउन ही है, ठीक है ना, मैन भी एक नाउन ही होता है, लेकिन इस पर्टिकुलर फ्रेज में इस मैन का यूज किस रूप में किया गया, एडजेक्टिव के रूप में। ध्यान से पढ़ के देखो, लवर मतलब कि प्रेम करने वाला, ये हमने पहले समझा, लवर मतलब प्रेम करने वाला या स्नेह रखने वाला, ठीक है, स्नेह रखने वाला। और स्नेह रखने वाले के बाद में जैसे हमने मैन पढ़ा तो हमें क्या पता लगा कि किससे, ये इंसानों से स्नेह रखता है, ठीक है ना, मैन लवर है, ये इंसानों से क्या रखता है, स्नेह रखता है। अगर ये इंसानों से स्नेह रखता है तो ये कायदे से ये मैन वर्ड क्या कर रहा है, इस लवर को क्वालिफाई करवा रहा है। पहले हमें पता था कि ये क्या है, लवर है, और उसके बाद से पता लगा कि इंसानों से प्रेम करने वाला ये है, ठीक है ना, इंसान से प्रेम करता है, ठीक है। तो ये क्या बन गया, एडजेक्टिव। और अगर ये एडजेक्टिव है
तो अभी इतना ही छोड़ दो, पहले इसका प्लूरल बाद में बनाएंगे, पहले इस पे आते हैं आप। यहाँ पे देखो मैन स्टूडेंट, यहाँ पे क्या, यहाँ पे ऐसा कुछ है क्या कि स्टूडेंट पहले से नाउन है? नाउन तो है। क्या इस स्टूडेंट की ये मैन मतलब इसको क्वालिफाई कर रहा है क्या? बताना। ऐसा कुछ, मतलब ऐसा कुछ है कि ये जो मतलब देखो ये मैन और स्टूडेंट, यहाँ पे जैसे यहाँ पे था कि ये लवर है, और ये किसका लवर है? तो आदमी का लवर है, मतलब आदमी से, ये ह्यूमन जाति से स्नेह रखता है, ठीक है ना। जैसे मालूम है एनिमल लवर लिख दूँ, ठीक है, एनिमल लवर, ये भी है, वो भी हो जाएगा, एनिमल लवर, ठीक है। तो ये देखो लवर एक मतलब लवर भी नाउन हो गया, और एनिमल भी वैसे नाउन ही है, बट यहाँ पे लवर तो है, लेकिन ये एनिमल इसको क्या कर रहा है? क्वालिफाई कर रहा है। एनिमल इसके बारे में बता रहा है कि लवर तो है, बट आदमी से प्यार करने मतलब जानवरों से प्यार करने वाला ये है, ठीक है ना, जानवर से प्यार करता है। या मैं एनिमल डॉक्टर लिख दूँ, ठीक है, एनिमल डॉक्टर, चलो वो भी लिख दे रहा हूँ, एनिमल डॉक्टर, एनिमल डॉक्टर, ठीक है। और एक यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ मैन डॉक्टर, दोनों में क्या अंतर है देख लो, मैन डॉक्टर। तो यहाँ पे जब मैं मैन डॉक्टर बोल रहा हूँ ना, तो यहाँ पे मैन भी नाउन है और डॉक्टर भी नाउन है, क्योंकि देखो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है कि ये डॉक्टर आदमी का डॉक्टर है, इसका मतलब ये नहीं है। इसका ये मैन डॉक्टर का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि ये डॉक्टर आदमी का है। इस मैन डॉक्टर का मतलब है कि ये डॉक्टर है, और ये एक क्या है, ये एक मेल है। कहने का ये मतलब है कि एक आदमी है, एक महिला नहीं है, ये एक पुरुष है, ठीक है, ये कहने का मतलब है। लेकिन यहाँ पे एनिमल डॉक्टर कहने का मतलब क्या हो गया कि ऐसा नहीं है कि ये डॉक्टर भी है और एक जानवर भी है, ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है। यहाँ पे दोनों अलग अलग मतलब नहीं है। यहाँ पे डॉक्टर है, लेकिन डॉक्टर के साथ किसका डॉक्टर है? तो डॉक्टर तो है, लेकिन किसका डॉक्टर है? जानवर का। तो यहाँ पे ये एनिमल वर्ड इस डॉक्टर को क्वालिफाई कर रहा है, तो यहाँ पे एनिमल क्या हो गया? एडजेक्टिव। लेकिन यहाँ पे मैन इसको क्वालिफाई नहीं कर रहा। यहाँ पे मैन खाली ये बता रहा है कि ये इंसान जो है यहाँ पे ये आदमी भी है और डॉक्टर भी है, दोनों अलग अलग नाउन है। ये खुद ही दोनों, ये खुद ही है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे ये दोनों खुद नहीं है। यहाँ पे ये डॉक्टर तो वो खुद है, लेकिन ये एनिमल वो नहीं है। वो एनिमल से क्या रखता है? मतलब एनिमल का डॉक्टर है। समझ वाली बात। तो यहाँ पे एडजेक्टिव होता है इस सेंस में, और यहाँ पे क्या होता है? दोनों नाउन्स होते हैं। तो अब देखो, अब अगर ये दोनों नाउन्स होते हैं तो इनका जो प्लूरल हम बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? तो मैन का प्लूरल मेन हो जाएगा, ठीक है, और डॉक्टर का डॉक्टर्स हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन अगर हमें इसका प्लूरल बनाना हो तो बताना। तो यहाँ पे एनिमल एडजेक्टिव है, और अभी हम पढ़ के आ रहे हैं कि एडजेक्टिव का प्लूरल हम नहीं बनाते हैं, तो इसका प्लूरल कैसे हो जाएगा? तो इसका प्लूरल हो जाएगा एनिमल, ध्यान से देखना, अभी देख के ही हैरान हो जाओगे, एनिमल डॉक्टर्स। देख लो सेम वर्ड लग रहा है, एनिमल डॉक्टर, मैन डॉक्टर। यहाँ पे हमने दोनों को प्लूरल बना दिया, और यहाँ पे सिर्फ एक को। बस छोटा सा बारीक सा डिफरेंस है, उसको समझ गए होगे तो ये हमेशा कभी गलत नहीं होगा, हमेशा सही होगा। और अगर नहीं समझे हो तो दोबारा से इस वीडियो को, इस मतलब कम से कम इस पार्ट को दोबारा से देखना, समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलो एक दो मैं वर्ड और लेके चेक कर ले रहा हूँ। यहाँ बता देखो, यहाँ पे मैन स्टूडेंट, तो यहाँ पे भी ये स्टूडेंट भी है, और ऐसा नहीं है कि आदमी का स्टूडेंट है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो अगर आदमी का स्टूडेंट नहीं है, यानी कि एक ही इंसान की बात हो रही है जो आदमी भी है और स्टूडेंट भी है, ठीक है ना। तो अब एक ही की बात हो रही है, तो यहाँ पे दोनों ये क्या हो जाएंगे? नाउन हो जाएंगे। दोनों अगर नाउन है तो क्या बनेगा ये? प्लूरल इसका, तो मेन और स्टूडेंट्स, ठीक है। चलो, वुमन टीचर, तो ये एक ही औरत की बात हो रही है, जो मतलब एक ही इंसान की बात हो रही है जो औरत भी है और टीचर भी है, तो इसका भी कैसे बनेगा? क्या वीमेन टीचर्स हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ बनाते रहो मैं, वीमेन टीचर्स, ठीक है। इसका देख लो मैन लवर, तो यहाँ पे एक ही आदमी की बात नहीं हो रही है, मतलब बात यहाँ पे एक ही हो रही है, लेकिन ये मैन अलग है, ठीक है ना। लवर एक मतलब लवर है, ये एक इंसान कोई है ऐसा है जो मतलब स्नेह रखता है, लेकिन किससे स्नेह रखता है? आदमी से स्नेह रखता है, ठीक है ना, आदमी से। तो ये क्या हो गया? ये यहाँ पे ये क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव हो जाएगा। अगर एडजेक्टिव होगा इसका कैसे करेंगे? इसका मेन लवर्स नहीं करेंगे, ठीक है ना। मेन लवर्स तब करते हैं जब ये दोनों नाउन होता, लेकिन यहाँ पे मैन क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया, तो इसका क्या करेंगे? इसका हम करेंगे मैन लवर्स, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे मैन का एडजेक्टिव और भी यूज हो गया, और एडजेक्टिव का हम प्लूरल नहीं बनाते, तो मैन लवर्स हो जाएगा। ऐसे यहाँ पे एनिमल लवर्स हो जाएगा, ठीक है ना, एनिमल लवर्स। चलो एक और वर्ड में लिखने की कोशिश करता हूँ थोड़ा समझाने के लिए, है ना। थोड़ा सोचता हूँ मैं क्या हो सकता है। जैसे मैं लिखूँ कि क्या लिखूँ? आह, चलो मैंने लिख दिया, एक वर्ड लिखा मैंने, डांसर, ठीक है ना, डांसर। और यहाँ पे भी मैंने लिख दिया डांसर, ठीक है। और इसके पहले मैंने वर्ड लगा दिया पार्टी, ठीक है ना, पार्टी। और इसके पहले मैंने वर्ड लगा दिया क्या? मैंने वर्ड लगा दिया वुमन, ठीक है ना, क्योंकि डांसर एक प्रोफेशन है और प्रोफेशन के लिए हम मैन वुमन लगाते हैं। चलो, वुमन, जरा ध्यान से समझना दोनों का अंतर, ठीक है ना। पहले यहाँ पे बात करो, वुमन डांसर। वुमन डांसर का मतलब क्या हो गया कि एक ही कोई इंसान है यहाँ पे, वो औरत भी है, वही औरत भी है और वही डांसर भी है। यहाँ पे इसमें कोई भी वर्ड एक दूसरे को क्वालिफाई नहीं कर रहा।
ये उस इंसान, उस एक ही इंसान के दो अलग अलग बातें बताई जा रही है कि वो डांसर भी है और वो औरत भी है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखो पार्टी डांसर, ठीक है ना, यहाँ पे एक इंसान तो है और ये डांसर है, लेकिन वही इंसान पार्टी नहीं है। देख लो, वही इंसान पार्टी हो सकता है? बिल्कुल भी नहीं। तो यहाँ पे सिर्फ डांसर है। तो ये पार्टी वर्ड क्या कर रहा है, जब पार्टी ये नाउन नहीं हुआ, पार्टी इस इंसान के लिए नहीं है, तो पार्टी ये क्या है, पार्टी इस पर्टिकुलर वर्ड को क्वालिफाई कर रहा है। देखो यहाँ पे इस वुमेन, इस डांसर को क्वालिफाई नहीं कर रहा था, ठीक है ना। एक ही आदमी, एक ही औरत थी, मतलब एक ही इंसान था यहाँ पे, वही औरत भी था और वही डांसर भी था, ठीक है। तो वुमन डांसर हो गया, ठीक है ना। उसकी दो बातें बताई जा रही है कि वो डांसर जो है वो औरत है, और पहली बात बताई जा रही है कि वो डांसर है, और दूसरी बात बताई जा रही है कि वो औरत है। तो यहाँ पे उसकी दो क्वालिटी बताई जा रही है, ठीक है ना, और दोनों ही नाउन है। लेकिन यहाँ पे देखना, एक यहाँ पे इंसान तो है, और ये हमें डांसर से पता लग रहा है कि उसके बारे में बताया जा रहा है कि डांसर है, ठीक है। लेकिन क्या वो पार्टी उसके बारे में है? बताओ तो वो पार्टी है? बिल्कुल भी नहीं। तो पार्टी किसको क्वालिफाई कर रहा है? इस डांसर को। यानी कि डांसर तो है, बट कैसा डांसर? पार्टी में नाचने वाला, ठीक है ना, पार्टी में डांस करने वाला। तो ये पार्टी वर्ड इस डांसर को क्वालिफाई कर रहा है। अगर इस डांसर को क्वालिफाई कर रहा है तो कायदे से क्या बन जाएगा? एडजेक्टिव, ठीक है। और अगर ये एडजेक्टिव हो गया तो इसका प्लूरल हम कैसे बनाएंगे? तो इसका प्लूरल हो जाएगा पार्टी डांसर्स, ठीक है ना, पार्टी डांसर्स। और इसका क्या करेंगे, चूंकि दोनों अलग अलग नाउन्स हैं, तो इसका हम क्या करेंगे? वीमेन डांसर्स हो जाएगा, ठीक है ना, वीमेन डांसर्स। अभी मैं मान के चल रहा हूँ क्लियर हो गया होगा। अगर अभी भी क्लियर नहीं हुआ है तो दोबारा से इस लेक्चर को देख लेना। और काफ़ी ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा इसमें गलतियाँ होती हैं। चलो अगला। अभी देखो, फ्रॉम अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है ना, मतलब कि किसी अनकाउंटेबल नाउन को सिंगुलर या प्लूरल की तरह कैसे हम ट्रीट करते हैं, कैसे उसको यूज़ करते हैं, वो चीज़ें हैं, ठीक है। चलो थोड़ा सा इसको देख लो, इसको थोड़ा सा याद करना ही पड़ेगा, ठीक है ना। जैसे फर्नीचर है, तो फर्नीचर हमने पढ़ा है कि अनकाउंटेबल नाउन होता है, ठीक है, इसको काउंट नहीं कर सकते। लेकिन इसका सिंगुलर और प्लूरल में यूज हो सकता है, ठीक है ना। जैसे मान लो अगर सिंगुलर करना होगा तो क्या हो जाएगा? अ पीस ऑफ फर्नीचर हो जाएगा, ठीक है, अ पीस ऑफ फर्नीचर। इफ मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है ना, इफ का मतलब फर्नीचर, ठीक है, अ पीस ऑफ फर्नीचर। तो ये कौन सा हो गया? सिंगुलर हो गया। इसका अगर प्लूरल बनाना हो तो, ठीक है, तो प्लूरल करना हो तो इसी पीस का हम क्या कर देंगे? पीसेस कर देंगे, ठीक है ना, पीसेस, पीसेस ऑफ फर्नीचर, ठीक है। ऐसे ही सब में लैंड है, तो ऐसे ही अ पीस ऑफ लैंड हो जाएगा, ठीक है, अ पीस ऑफ लैंड हो जाएगा। अगर प्लूरल बनाना हो तो पीसेस ऑफ लैंड हो जाएगा, ठीक है। अगर चॉकलेट है तो चॉकलेट हम क्या करेंगे? अ पीस ऑफ चॉकलेट कर देंगे, ठीक है, या अ बार ऑफ चॉकलेट कर देंगे, अ बार ऑफ चॉकलेट। और अगर इसका प्लूरल बनाना हो तो बार्स ऑफ चॉकलेट्स हो जाएगा, बार्स ऑफ चॉकलेट हो जाएगा, चॉकलेट्स नहीं होगा कभी भी, बार्स ऑफ चॉकलेट, ठीक है ना। चलो एडवाइस है, तो एडवाइस क्या हो जाएगा? अ पीस ऑफ एडवाइस होता है वैसे ही, ठीक है, अ पीस, है ना, अ पीस, पीस, अ पीस ऑफ क्या हो जाएगा? एडवाइस, ठीक है ना। या अगर बहुत सारी एडवाइस की बात हम करें तो क्या हो जाएगा? पीसेस ऑफ एडवाइस हो जाएगा, ठीक है। वैसे ही अ पीस ऑफ आर्ट हो जाएगा या पीसेस ऑफ आर्ट हो जाएगा। सोल की बात करें तो क्या हो जाएगा? अ पीस ऑफ सोल हो जाएगा या पीसेस ऑफ सोल हो जाएगा, ठीक है ना। अगर गोल्ड की हम बात करें तो क्या हो जाएगा? अ बार ऑफ गोल्ड हो जाएगा, ठीक है ना, अ बार ऑफ गोल्ड, ठीक है ना। गोल्ड कैसे बिस्किट्स होते हैं ना, या अ बिस्किट ऑफ गोल्ड भी बोल सकते हैं हम, ठीक है। और उसके बाद से क्या हो जाएगा? या बार्स ऑफ गोल्ड हो जाएगा, ठीक है। सोप की बात करें तो सोप का भी बार होता है, ठीक है ना, अ बार ऑफ सोप, ठीक है, या बार्स ऑफ सोप हो जाएगा। हेयर की बात करें तो अ स्ट्रैंड होता है, अ स्ट्रैंड, अ स्ट्रैंड ऑफ हेयर, ठीक है ना। ज्वेलरी की बात करें तो एन आर्टिकल ऑफ ज्वेलरी होता है, ठीक है, एन आर्टिकल ऑफ ज्वेलरी, ठीक है। लव की बात करें तो क्या हो जाएगा? अ मोमेंट ऑफ लव हो जाएगा, मोमेंट ऑफ लव, ठीक है, या फिर अ फीलिंग ऑफ लव हो जाएगा, ठीक है, अ फीलिंग ऑफ लव हो जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें, इसको जरा याद कर लेना, इनका सिंगुलर और प्लूरल में कैसे यूज करते हैं इन अनकाउंटेबल नाउन्स का, उसको जरा देख लेना। ये पेपर में ये भी आ जाते हैं, ठीक है ना। अगले पेज पे चलते हैं। ये देखो, ये कुछ लैटिन वर्ड्स होते हैं। क्या होता है? लैटिन वर्ड्स। और उनका प्लूरल ना, जब मतलब सारे वर्ड्स का प्लूरल हम ए से एस लगा के नहीं बना देते। कुछ लैटिन वर्ड्स है, उनका प्लूरल बनाने के लिए कुछ अलग कैटेगरीज, अलग तरीके होते हैं, ठीक है ना। जरा उनको हम थोड़ा देख लेते हैं। उनमें से सबका मैंने लिया है, इसको समझ लो। ऐसे जो भी वर्ड्स आएंगे उनका प्लूरल हम ऐसे ही बनाएंगे, ठीक है ना। लैटिन वर्ड्स, लैटिन वर्ड्स एंड देयर
प्लूरल, ठीक है। जैसे देखो फोकस है, तो ऐसा कोई वर्ड जिसके लास्ट में यूएस हो, ठीक है ना, तो इसका हम कैसे बनाते हैं, तो एफ ओ सी, और इस यूएस को हटा के हम आई ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो फोकाई या फोकी जो भी बोल लो, ठीक है ना, जैसे फोकाई होता है यहाँ पे, ठीक है ना, फोकाई इसको पढ़ते हैं, तो फोकाई हो जाएगा, ठीक है, फोकस का फोकाई। ऐसे ही मान लो कुछ इसके अलावा और अगर वर्ड की हम बात करें तो एक रेडियस वर्ड होता है, ठीक है। रेडियस देखो लास्ट में यूएस है, तो यूएस को हटा के हम क्या करेंगे, इसको रिप्लेस करके हम क्या करेंगे, यहाँ पे आई कर देंगे, तो क्या बन जाएगा, देखते भी हो, ये रेडियस का प्लूरल रेडियाई होता है, ठीक है, ऐसे हो जाएगा, ठीक है। चलो, तो ये कुछ हो गया, यूएस अगर है तो हटा के हम क्या करेंगे, आई कर देंगे उसमें, ठीक है ना। चलो, अब जैसे एल्गा है, ठीक है, लास्ट में ए है, तो कोई वर्ड के अगर लास्ट में ए है तो इसका प्लूरल हम क्या करते हैं, तो ए एल जी, इस ए को तो रहने देते हैं, लेकिन अगर लास्ट में ए है तो इसमें हम क्या और एक ई ऐड कर देते हैं, ठीक है ना। एल्गा का क्या एल्गे हो जाता है, ठीक है ना, शैवाल होता है, ये शैवाल आप लोगों ने पढ़ा होगा बायोलॉजी में, ठीक है, तो एल्गा का एल्गे हो जाता है, ठीक है, एल्गे। ऐसे ही फॉर्मूला है, लास्ट में ए है, तो इसका प्लूरल क्या होता है, इसका प्लूरल फॉर्मूले हो जाता है, ठीक है ना, एल ए ई, लास्ट में ई ऐड हो जाता है, ठीक है। चलो, ये भी हो गया, ए है तो लास्ट में हम ई ऐड कर देंगे। अब लास्ट में कहीं किसी के ऐसे ई एक्स आई एक्स ऐसे होता है, तो देखो अपेंडिक्स आई एक्स है, इंडेक्स ई एक्स है, तो इसका क्या करते हैं, ई एक्स से आई एक्स को हम हटा करके इसमें क्या करते हैं, अपेंडिसेस, जैसे अपेंडिसीएस, ठीक है ना, एक्स को हटा के हम सी ई एस कर देते हैं, यहाँ ध्यान रखना, क्या एक्स को हटा के हम इसमें सी ई एस कर देते हैं, अपेंडिसेस। वैसे यहाँ पे इंडेक्स है तो क्या हो जाएगा, इंडिसेस हो जाएगा, इंडिसेस, क्लियर है। चलो, तो याद रखना इस एक्स को हटा के हम क्या करते हैं, सी ई एस कर देते हैं। चलो, डेटा डेटम है, इसके लास्ट में यू एम है, तो यहाँ पे यू एम को हटा के हम क्या खाली ए ऐड कर देते हैं, सिर्फ और सिर्फ ए। तो देखना डेटा है, सॉरी डेटा इसका हो जाएगा, डेटम है ये टी, और यू एम है तो यू एम को हम हटा देंगे और उसके जगह पे क्या रख देंगे ए, तो ये बन जाएगा डेटा, ठीक है। ऐसे ही मीडियम है, तो मीडियम में लास्ट पे यू एम है, यू एम को हम रिप्लेस करेंगे तो क्या बन जाएगा, ए हो जाएगा वहां पे, तो क्या बन जाएगा ये मीडिया, ठीक है। चलो, तो ये भी याद रखना, यू एम को हटाकर हम ए ऐड कर देते हैं, ठीक है ना। ऐसे ही ओ एन को भी हटाकर हम ए ही ऐड करते हैं, ठीक है। देखो फेनोमेनन है, फेनोमेनन का क्या हो जाएगा, फेनोमेना, फेनोमेना, देखो एन के बाद से ओ एन हमने हटा दिया और ए ऐड कर दिया, ठीक है ना। ऐसे क्राइटेरियन है, इसका क्या हो जाएगा, क्राइटेरिया हो जाएगा, ओ एन को हटा के और हम क्या ऐड कर देंगे ए, ठीक है। एनालिसिस है, तो जहाँ पे लास्ट में एस आई एस है, इसको हटा के हम क्या करते हैं, एस ई एस कर देते हैं, ठीक है ना। कैसे क्या हो जाएगा, एनालिसिस, ठीक है। जैसे ओएसिस है तो क्या हो जाएगा, ओएसिस हो जाएगा। वैसे ओएसिस का मतलब क्या होता है, ओएसिस काफ़ी बार इससे पूछा भी जाता है वर्ड के रूप में। ओएसिस का मतलब होता है ना, मतलब रेगिस्तान का एक ऐसा इलाका जहाँ पे थोड़ी सी हरियाली हो, ठीक है। डेजर्ट का कोई इलाका जहाँ पे थोड़ी घास वगैरह हो, थोड़ी हरियाली हो, उसको ओएसिस बोलते हैं। चलो, तो ये क्या हो जाएगा, ओएसिस, ठीक है, ओएसिस हो जाएगा। देखो एक्सिस है, एक्सिस का क्या होगा, तो एक्स आई एस हो, एस आई एस हो, सबके लिए क्या होता है, एस लास्ट में एसी एसी हो जाता है, ठीक है ना, तो एक्सेस हो जाएगा, ए एक्स ई एस, एक्सेस, ठीक है। चलो, तो ये कुछ याद रखना, अब जो भी वर्ड्स आते हैं ना इन्हीं पे आधारित आते हैं, ठीक है ना, इन्हीं के और वर्ड्स हो जाते हैं, ठीक है, और उन पे ये सवाल पूछे जाते हैं बार बार, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान दे लेना, ठीक है। चलो, यहाँ पे एक और कैटेगरी खत्म ही होने वाली है, थोड़ी इसको खत्म कर लेते हैं, ठीक है ना, नाउन को आज, ये बात का कुछ बचे ना, बस यहीं तक है। चलो, दी प्लस एडजेक्टिव, वैसे इसको हमें एडजेक्टिव में भी जाके पढ़ना है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे देख लेते हैं दी प्लस एडजेक्टिव क्या होता है। देखो, जैसे बोल दूँ दी, ठीक है ना, और उसके बाद से मैं बोल दूँ क्या, कुछ भी लिख दूँ मैं, पुअर, काफ़ी फेमस यही सेंटेंस है, ठीक है, हर जगह यही देखने को मिलता है, ठीक है, द पुअर, ठीक है, द रिच, ठीक है, द वाइज, ठीक है, द वाइज। तो याद रखना अगर द प्लस, मतलब दी प्लस कोई एडजेक्टिव अगर आ जाता है, ठीक है ना, द प्लस एडजेक्टिव अगर आ जाता है, तो इसको हमेशा क्या प्लूरल माना जाता है। और अगर ये प्लूरल हो गया तो इसके साथ हम कैसा वर्ब भी यूज करेंगे, तो प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का हम यूज करते हैं, ठीक है ना। जैसे मान लो द पुअर, तो इसका हिंदी में अगर बात करें तो हो जाएगा गरीब लोग, द रिच धनी लोग, द वाइज चतुर लोग, ठीक है, ऐसे हो जाएगा। तो याद रखना द पुअर यहाँ पे अगर यूज हमें करना हो, क्या, द पुअर यहाँ पे क्या हो जाएगा, द पुअर आर, तो यहाँ पे आर हो जाएगा, मोस्टली क्या हो जाएगा, थोड़ी सी बैकग्राउंड आवाज़ आ रही होगी, ठीक है ना, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, मैं अपने घर से ही पढ़ा रहा हूँ, मतलब गाँव से भी पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना, थोड़ा सा उस बात को इग्नोर करना।
चलो, द पुअर आर मोस्टली ऑनेस्ट इन नेचर, ऑनेस्ट इन नेचर, ठीक है ना। तो यहाँ पे द पुअर के साथ में क्या यूज कर लिया, आर, क्योंकि जैसे ही द प्लस एडजेक्टिव यूज होता है तो इसको हम प्लूरल मानते हैं, और अगर ये सब्जेक्ट प्लूरल हो गया तो यहाँ पे वर्ब भी कैसा होगा, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। तो ये वाला बस थोड़ा सा था। चलो आगे चलते हैं अब इसमें, ठीक है ना। ये देखो, सम वर्ड्स दैट सीम्स टू बी प्लूरल बट दे आर, यहाँ पे आर देखो छोटा हुआ है, बट दे आर सिंगुलर इन नेचर, ठीक है ना। मतलब कुछ ऐसे वर्ड जो देखने में प्लूरल लगते हैं लेकिन एक्चुअल वो क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं, ठीक है ना। जैसे देखो, जैसे एक न्यूज़पेपर का नाम हो गया, ठीक है, टाइम्स ऑफ इंडिया, ठीक है, ये न्यूज़पेपर का नाम है, ये सिंगुलर होता है, लेकिन इसको टाइम्स पढ़ोगे तो टाइम में एस लग गया, लगेगा प्लूरल है, ठीक है। तो याद रखना ये भी क्या है, सिंगुलर है, ठीक है। इसको बस याद कर जाना है, मतलब पढ़ लेना है, इसको ऐसे समझ लेना है कि ये सारे कौन कौन सी कैटेगरी होते हैं, मैं ये कैटेगरी लिख दे रहा हूँ, ठीक है ना। ये कुछ न्यूज़पेपर्स हो गए, न्यूज़ पेपर्स ये हो गया, या द इकोनॉमिक टाइम्स हो गया, दोनों के दोनों न्यूज़पेपर्स हो गए, ठीक है। द थ्री मस्केटियर्स, ठीक है ना, थ्री मस्केटियर्स क्या है, एक ये बुक का नाम भी है और इस नाम से एक मूवी भी है, ठीक है ना, मूवी, बुक या मूवी अगर है तो, चूंकि एक ही मूवी का नाम है थ्री मस्केटियर्स, ठीक है ना, तो एक ही मूवी एक ही बुक का नाम है, तो ये होता तो कायदे से सिंगुलर है, ठीक है, लेकिन देखने में लगता है एस यहाँ पे लगा हुआ है तो लगता है क्या है, प्लूरल है ये, बट प्लूरल नहीं होता, याद रखना ये सारे के सारे क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं। टोटल क्या होते हैं, इनको सिंगुलर हम कंसिडर करते हैं सबको, ठीक है ना। तो ये बुक का नाम हो गया, पायरेट्स ऑफ करेबियन, फादर एंड सन्स, ये दोनों बुक्स, ये फादर एंड सन्स की बुक है, पायरेट्स ऑफ करेबियन क्या है, मूवी है, ठीक है। चेस की बात करें तो एक गेम है, स्पोर्ट्स है, ठीक है। कार्ड्स की बात करें ये भी गेम है, ठीक है ना, ये क्या, स्पोर्ट्स गेम्स, ठीक है। ये मीजल्स मम्स ये क्या है, डिजीजेज हैं, डिजीजेज, ठीक है ना। मैथमेटिक्स इकोनॉमिक्स की बात हम करें तो क्या है, ये सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। इसकी बात करें तो यूनाइटेड स्टेट्स, ये तो ये दोनों क्या है, या तो कंट्री है या फिर ये क्या है, या तो कंट्री का नाम होगा या फिर ये किसी एक ऑर्गेनाइजेशन का नाम होगा, ठीक है ना। जैसे यूनाइटेड स्टेट्स क्या है, कंट्री है, और यूनाइटेड नेशंस क्या है, ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो ये भी एस लगता है, बट ये एक्ट कैसे करते हैं, इनका काम कैसे होता है, सिंगुलर रूप में वर्क करते हैं, फंक्शन करते हैं, ठीक है ना। तो ये बातें कुछ याद रखना। और इसमें दो थोड़े से एक्सेप्शन है, ठीक है ना, कैसे, जैसे ये जो सब्जेक्ट होता है मैथमेटिक्स इकोनॉमिक्स, ठीक है ना, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है देखो, कि वैसे तो अगर बात हम करें, क्या मैं अगर बोलूँ मतलब लिखूँ किसी एक को, जैसे मैथमेटिक्स का लिख रहा हूँ, ठीक है ना, मैथमेटिक्स, और याद रखना मैथमेटिक्स का शॉर्ट फॉर्म भी यूज़ किया जाता है। अगर ब्रिटिश इंग्लिश की बात करें तो ब्रिटिश इंग्लिश में इसका मैथ्स होता है, और अमेरिकन इंग्लिश में इसका मैथ होता है। चूंकि हम ब्रिटिश इंग्लिश को फॉलो करते हैं तो मैथ्स ही हमारे लिए सही होगा, ठीक है। तो जैसे मान लो इसके बारे में लिखना हो तो ठीक है, मैथ्स, मैथ्स, अब यहाँ पे एज अ सब्जेक्ट यूज हो रहा है, ठीक है ना। तो अगर एज अ सब्जेक्ट यूज हुआ तो क्या हो जाएगा, मैथ्स इज अ वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, ठीक है ना, मैथ्स इज अ वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ऊपर देखो, द करेंट इकोनॉमिक्स ऑफ दिस कंट्री इज और आर अनस्टेबल, ठीक है। यानी इस देश का जो अभी तत्कालीन अभी वाला जो इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स का मतलब क्या हो गया, ये फाइनेंशियल सिचुएशंस होती है, इसका मतलब एक सब्जेक्ट के रूप में यूज होगा। जैसे मैं बोल दूं कि इकोनॉमिक्स इज क्या, वेरी डायनेमिक सब्जेक्ट, इकोनॉमिक्स इज अ वेरी डायनेमिक सब्जेक्ट। तो जब ऐसे विषय के रूप में सब्जेक्ट के रूप में बात कर रहा हूँ तो वहाँ पे इकोनॉमिक्स इज हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट के रूप में बात नहीं हो रही है, यहाँ पे इकोनॉमिक्स फाइनेंशियल सिचुएशन के रूप में बात हो रही है, ठीक है ना, फाइनेंशियल सिचुएशन की बात हो रही है, ठीक है ना। तो अगर ये फाइनेंशियल सिचुएशन की बात हो रही है तो इसको यहाँ पे प्लूरल हम मान के चलते हैं, ठीक है। थोड़ा सा बस ये एक ही अपवाद है खाली, ये सब्जेक्ट के नाम वाले, ठीक है ना, ऐसे फिजिक्स होता है, ठीक है, ऐसे ही क्या बोले पॉलिटिक्स होता है, तो उनका भी तो याद रखना, अगर सब्जेक्ट के रूप में यूज हुआ तो सिंगुलर मानेंगे, और अगर उसके अलावा किसी और रूप में यूज हो गया तो उसको हम प्लूरल मानेंगे। जैसे यहाँ पे इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट रूप में हमने किया तो इकोनॉमिक्स इज अ वेरी डायनेमिक सब्जेक्ट, तो वो यहाँ पे ईज हो गया। लेकिन यहाँ पे इसका फाइनेंशियल सिचुएशंस के रूप में यूज किया गया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, द करेंट इकोनॉमिक्स ऑफ दिस कंट्री इज यहाँ पे गलत हो जाएगा, और आर क्या हो जाएगा, सही, आर अनस्टेबल। क्लियर है, चलो आगे बढ़ते हैं। ये देखो कुछ और भी ऐसे ये वर्ड्स होते हैं, ठीक है ना, जिनमें एस भी होता है और हमेशा इनको प्लूरल ही माना जाता है। सीजर्स हो गया, कैंची होता है, ठीक है ना, ये प्लायर्स समझते ही हो, इसको क्या वो चिमटी सड़सी जो भी बोलते हैं इसको,
पता नहीं कुछ लोग क्या बोलते हैं इसका हिंदी में नाम, अजीब अजीब सा, और मतलब अलग अलग स्टेट में अलग अलग नाम से पुकारा जाता है, ठीक है ना। तो ये प्लायर्स बोलते हैं इसको, ठीक है। चलो, हिंदी में बिगाड़ के लोग बोलते हैं ना, प्लास कोई बोलता है, कोई पता नहीं क्या बोलता है। चलो, तो प्लायर्स होता है, स्पेक्टिकल्स हो गया, चश्मा को बोलते हैं, ठीक है। ग्लव्स हो गया, दस्ताने को बोलते हैं, ठीक है ना। शॉक्स हो गया, मोजा, स्लीपर्स, जो हम पैर वगैरह मतलब धोने के लिए रात को सोने के टाइम पे जो चप्पल यूज़ करते हैं वो होता है स्लीपर्स। पैंट्स हो गया, ठीक है। पैंटलून्स हो गया। तो ये क्या दर्शा रहा है देखो, ये जो भी वर्ड्स हमने यहाँ पे लिखे हैं ना, जो भी वर्ड्स ऊपर यहाँ पे, इन सब के ना दो पार्ट्स होते हैं, ठीक है। जैसे मान लो मैं पैंट्स की ही बात करूँ, ठीक है। मैं फिगर थोड़ा बनाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है ना। मैं मुझे ड्रॉ करने नहीं आता, ठीक है। तो थोड़ा सा उस बात के लिए माफ़ करना, ठीक है ना। चलो, मान लो ये, ठीक है। ये अगर पैंट की बात करें, ठीक है, तो यहाँ पे देखना, अगर इसकी बात करें तो यहाँ पे ये क्या होता है इसमें, यहाँ पे इसके 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 बीच में ना एक बायलेटरल सिमेट्री की लाइन होती है। बायलेटरल सिमेट्री का मतलब क्या हो गया कि अगर बीच से कहीं एक ऐसी जगह होती है जहां से हम लाइन को ड्रॉ कर दे तो दो इक्वल पार्ट्स में बट जाएगा। जैसे अगर यहाँ से इस लाइन को हम खींच दें, ये वाली, ये, वेट से क्या हो रहा है बार बार, अगर अगर इस लाइन को हम ड्रॉ कर दें तो ये बायलेटरल सिमेट्री को फॉलो करेगा। लेफ्ट वाला साइड भी बरा मतलब वैसा ही होगा बिल्कुल जैसा राइट वाला साइड। तो ये सारे वर्ड्स ना, ये सारे वर्ड्स ऐसे हैं जिनमें दो पार्ट होते हैं और दोनों क्या होते हैं, बिल्कुल सिमिलर होते हैं, एक जैसे होते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे ऐसी चीज़ों को हमेशा, चूंकि इनके दो पार्ट्स होते हैं तो हमेशा इनके साथ इस लगा के यूज किया जाता है, ठीक है। और ये हमेशा क्या होते हैं, प्लूरल होते हैं, ठीक है ना। लेकिन इनका सिंगुलर और बनाया भी जा सकता है, ठीक है ना। सिंगुलर प्लूरल और भी तरीके से बनाया जा सकता है। जैसे मैं अगर यूज करूँ तो ऐसे हम नहीं बोलेंगे, देखो जैसे बोलना है कि क्या जैसे अगर यूज करना हो, अगर सीजर्स को मान लो ही प्लूरल सिंगुलर बनाना हो, ठीक है ना, तो खाली सीजर्स आर नहीं कर देंगे, ठीक है ना। ऐसे मान लो एक और वर्ड में लिख दे रहा हूँ, ठीक है। ईयरफोन्स होता है, ठीक है, ईयरफोन्स या ईयरबड्स, ठीक है ना। फोन्स, क्योंकि इसके भी क्या दो सिमिलर पार्ट होते हैं, ठीक है। तो इसलिए इसमें एस लग जाता है। तो इनका जब यूज करते हैं तो यहाँ पे याद रखना कि डायरेक्ट इसके साथ हम आर नहीं यूज कर लेते, या प्लूरल यूज मतलब प्लूरल हेल्पिंग वर्ब नहीं यूज कर लेते, ठीक है ना। इनका अगर बनाना है तो या तो हम ऐसे यूज करते हैं, अगर सिंगुलर बनाना है इनको तो क्या करेंगे, अ पेयर ऑफ सीजर्स, ठीक है ना, अ पेयर ऑफ सीजर्स, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, सिंगुलर। और अगर इनका प्लूरल बनाना है तो क्या हो जाएगा, पेयर्स हो जाएगा, ठीक है ना, पेयर्स ऑफ सीजर्स, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, प्लूरल। ये सबका हम ऐसे ही करते हैं, याद रखना ऐसे ही। मान लो ईयरफोन्स की बात करनी है तो अ पेयर ऑफ ईयरफोन्स हो जाएगा, या पेयर्स ऑफ ईयरफोन्स हो जाएगा, ठीक है। तो इनका हम ऐसे यूज करते हैं सेंटेंस में। चलो, ये कुछ नीचे वर्ड्स हैं जो हमेशा प्लूरल ही माने जाते हैं। ये एक वर्ड है जो प्लूरल नहीं, ये एक वर्ड मैंने इसलिए लिख दिया यहाँ पे कि इसका सिंगुलर भी यही होता है और प्लूरल भी इसका यही होता है। जैसे शिप का मतलब भेड़ होता है, ठीक है ना, भेड़। तो इसका अगर सिंगुलर हम यूज करेंगे तब भी शीप होगा और प्लूरल भी करेंगे तब भी शीप ही होगा, ठीक है। चलो, तो यानी शीप के साथ कभी मतलब सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब भी दिखता है और शिप के साथ प्लूरल हेल्पिंग वर्ब भी दिखता है। अगर सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब दिखे तो मानना कि शिप को प्लूरल फॉर्म में यूज किया गया है, और अगर प्लूरल दिखे, सिंगुलर अगर दिखे तो मानना कि सिंगुलर फॉर्म में यूज किया गया है। अगर ये प्लूरल रूप में मतलब कि इसके बाद प्लूरल हेल्पिंग वर्ब दिखे तो मानना कि यहाँ पे प्लूरल शिप्स हैं, मतलब एक से ज्यादा भेड़े हैं। लेकिन अगर इसके बाद सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब दिखे तो मानना कि ये सिंगुलर है। दोनों ही इसके फॉर्म्स क्या होते हैं, सेम होते हैं। चलिए, कुछ वर्ड्स इसको याद रखना। और बाकी इसके अलावा ये सारे वर्ड्स कैसे प्लूरल ही यूज किए जाते हैं। वर्मिन, वर्मिन का मतलब क्या होता है, इंसेक्ट्स होता है, ठीक है ना। कैटल, बहुत सारे पशु मतलब पशुएं होती हैं। क्लर्जी एक ऐसा ग्रुप होता है जो पुजारियों का होता है, ठीक है, पूजा करने वाले लोगों का। पोल्ट्री, पता ही है पोल्ट्री वो किससे, चिकन से संबंधित है। चलो, इन्फेंट्री की बात करें, ऐसे एक मतलब सेना का दल होता है जो पैदल चलने वाली होती है, फुट पे, सोल्जर्स ऑन फुट। पीपल की बात करें तो सबको पता है, पुलिस की बात करें सबको पता है, हमेशा प्लूरल होता है, याद रखना ये, ठीक है ना। पेजेंट्री, पेजेंट्री होता है कृषक वर्ग, जो किसानी मतलब खेती करने वाले जो लोग होते हैं उनको पेजेंट्री बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये कुछ वर्ड्स हैं, इनको भी एकदम याद कर जाना है, पेपर में ये बार बार आते हैं। चलो, अब यहाँ पे मैंने कुछ ये वही जो मैंने शुरू में बोला था कि कुछ मैंने कलेक्टिव नाउन यहाँ पे लिखा है, ठीक है ना। इनको एकदम याद कर जाना है सारे सभी को। जैसे अगर क्रोज की मतलब कौवों के, भीड़ को, कौवों के ग्रुप की बात करें तो उसको बोलते हैं अ मर्डर ऑफ क्रो। ये याद ही करना है, ठीक है ना। अगर ग्रुप ऑफ लायंस की बात करें, यानी कि बहुत सारे एक साथ शेर हैं और उनके ग्रुप को क्या बोलते हैं, तो उनके ग्रुप को हम प्राइड बोलते हैं, प्राइड ऑफ लायंस होता है, ठीक है ना। अगर शीप की बात करें, भेड़ की, तो अ फ्लॉक ऑफ शीप बोलते हैं, ठीक है ना। ऐसे बीज की बात हो तो अ स्वम ऑफ बीज बोलते हैं, ठीक है ना। ऐसे ही सबकी अ कॉन्स्पिरेसी ऑफ रेवेंस बोलते हैं, ठीक है। सेलर की अगर हम बात करें, नाविक की, तो अ क्रू, क्रू ऑफ सेलर्स हो जाता है,
सिंगर्स की बात करें, गायक की, तो अ क्वायर ऑफ सिंगर्स हो जाता है। ठीक है ना? तो ऐसे ही पूरे इन सबको याद कर लेना। ठीक है? जैसे ड्रॉवर्स की बात करें तो अ चेस्ट ऑफ ड्रॉवर्स होता है, डस्ट की बात करें अ क्लाउड ऑफ डस्ट होता है। तो ये इनको पूरा रटना ही है, याद ही करना है। ठीक है ना? पेपर में आते हैं तो ये मतलब इन्हीं में से मिलेगा, इनसे बाहर तो रेयरली आएँगे। बट बाहर तो मतलब ऐसे तो बंद बहुत सारे जाएँगे, अब कितना हम याद करेंगे। ठीक है? लेकिन इतना याद करना मोर देन इनफ होगा। ठीक है ना? इतना इसको याद कर जाना। अब इसका कैसे आता है, जैसे मान लो कि यहाँ वैसे कर देगा, बताना कैसे पूछेगा इसको, बता दे रहा हूँ एक बार। पूछेगा कैसे, देखो यहाँ पे ऐसे ब्लैंक स्पेस दे देगा। ठीक है? फिर बोलेगा ब्लैंक स्पेस देगा, या फिर ब्लैंक स्पेस नहीं भी देगा। ठीक है ना? सीधे ऐसे पूछ लेगा कि बता दो ग्रुप ऑफ ग्रुप ऑफ वोल्स। ठीक है ना? वुल्फ्स। ठीक है? यानी कि भेड़ियों के समूह को हम क्या बोलते हैं, तो ग्रुप ऑफ वुल्फ्स को हम पैक बोलते हैं। ठीक है ना? तो ये याद रखना कि यहाँ पे ग्रुप की जगह पे क्या हो जाएगा, पैक। इसमें कहीं मैंने लिखा होगा वुल्फ्स का। ठीक है? इसमें ढूंढना और याद करना, कहीं ना कहीं इसमें होगा पैक ऑफ वुल्फ्स होता है। ठीक है ना? चलो, वैसे ही है। जैसे चींटियों की बात करें, ग्रुप ऑफ एंट्स को हम क्या बोलते हैं, तो आर्मी बोलते हैं उनके ग्रुप्स को। ठीक है ना? या उनके ग्रुप को क्या बोलते हैं, एक और हाई स्वाम, स्वाम ही बोलते हैं। ठीक है ना? स्वार्म। ठीक है? यहाँ पे कहीं होगा, कहाँ था, अभी मैं नजर भी गया था। एंड आर्मी ऑफ आंट्स। ठीक है ना? आर्मी भी होता है, स्वाम भी होता है। चलो, देखो बीज इंसेक्ट इनका भी होता है। चलो, तो ये याद कर लें जरा इसको। ठीक है? काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आगे चलते हैं कुछ। ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं। ठीक है ना? इनको भी जरा देख लेते हैं। ठीक है ना? ये आखिरी पेज है हमारा, ये भी खत्म है आज की क्लास। देखो, जैसे क्या वर्ड्स हैं कि ये देखो यहाँ पे ग्लास है, और जैसे ही इस वर्ड को प्लूरल बनाया गया, तो ये प्लूरल बनते ही ना इनका मीनिंग चेंज हो जाता है। जैसे ग्लास का मतलब क्या होता है, ग्लास का मतलब कांच होता है। ठीक है ना? कांच। लेकिन ग्लासेस का मतलब क्या होता है, चश्मा हो जाता है। ठीक है ना? स्पेक्टिकल्स, गॉगल्स, वो चश्मा हो जाता है। लेटर की बात करें तो लेटर या तो लेटर होता है, पत्र होता है, या फिर लेटर वो जो 26 लेटर्स होते हैं अल्फ़ाबेट में, उसको भी लेटर बोलते हैं। तो लेटर का मतलब तो वो अक्षर हो गया, या फिर क्या एक पत्र हो गया। लेकिन लेटर्स की बात करें तो लेटर्स का मतलब नॉलेज होता है ना? आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, एक इडियम होता है, मैन ऑफ लेटर्स। मैन ऑफ लेटर्स। तो यहाँ पे लेटर मतलब नॉलेज, एक ऐसा आदमी जिसके पास ज्ञान है। तो ये क्या हो जाता है, इसका मतलब नॉलेजफुल, ज्ञानी बन जाता है। मैन ऑफ लेटर्स मतलब, मैन ऑफ लेटर्स मतलब ज्ञानी। चलो, ऐसे ही पेन का मतलब क्या होता है, पेन का मतलब होता है दर्द। ठीक है ना? दर्द। और पेन्स का मतलब क्या होता है, पेन्स का मतलब होता है एफर्ट, यानी कि साहस। ठीक है? या स्ट्रगल, स्ट्रगल या डिफिकल्टीज। ठीक है? ये सारी बातें होती हैं। एडवाइस की बात करें तो हम सलाह हो जाएगा, कोई भी सलाह, कोई एडवाइस। और एडवाइसेस की बात अगर हम करें तो एडवाइसेस का मतलब क्या हो जाएगा, एडवाइसेस का मतलब इन्फॉर्मेशन हो जाता है, इन्फॉर्मेशन। ठीक है? तो मीनिंग इनका चेंज होता है। आयरन का मतलब लोहा होता है, लेकिन आयरन का मतलब बेड़ियाँ हो जाती हैं, चेन्स। ठीक है ना? बेड़ियाँ, जंजीर। चलो, गोल्ड की बात करें, सबको पता है सोना होता है, लेकिन गोल्ड्स की बात करें तो ये मेडल हो जाता है। ठीक है ना? मेडल। गुड की बात करें तो गुड मतलब अच्छा होता है, ये एक एडजेक्टिव है। लेकिन इसमें जब एस लगा देते हैं तो इसका मतलब कमोडिटीज हो जाता है। ठीक है ना? कमोडिटीज। ठीक है? कमोडिटीज बोल लो, कोई थिंग्स बोल लो, आर्टिकल्स बोल लो, ये चीज़ें हो जाती हैं गुड्स का मतलब। वाटर का मतलब सभी को पता है, पानी होता है, लेकिन वाटर्स का मतलब ओशियन या सी हो जाता है। ठीक है ना? ओशियन और सी, समुद्र या सागर, समुद्र या मतलब महासागर। चलो, कलर का मतलब क्या होता है, रंग होता है, सभी को पता है, लेकिन कलर्स का मतलब क्या होता है, कलर्स का मतलब फ्लैग हो जाता है। ठीक है ना? फ्लैग। चलो, कस्टम, कस्टम का मतलब रीति रिवाज होता है। ठीक है? रीति रिवाज, जो भी मतलब कस्टम्स हैं, जो भी किसी जगह के मतलब क्या ट्रेडिशंस हैं। ठीक है ना? लेकिन कस्टम्स की बात करें तो ये एक ग्रुप ऑफ पीपल हो जाता है। ठीक है ना? ग्रुप ऑफ पीपल, ग्रुप ऑफ पीपल, ग्रुप ऑफ पीपल हु वर्क एट एयरपोर्ट्स। ठीक है? एयरपोर्ट्स टू चेक
इम्पोर्ट एक्सपोर्ट, जैसे जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट होता है ना, उसको चेक करने के लिए जो नहीं होता है कस्टम ऑफिसर्स, आप जिस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो सीजीएल, उसे भी कस्टम सेंट्रल एक्साइज बोलते हैं उसको, या कस्टम ऑफिसर बोलते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे भी यही होता है, जो क्या करते हैं, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट की चीज़ों को चेक करते हैं, ठीक है ना। वहाँ पे चेक होता है कि पता नहीं क्या बाहर से आ रहा है क्या नहीं आ रहा है उनको इम्पोर्ट पे, ठीक है। तो ये चीज़ें चेक होती है, वो चेक कौन करते हैं, कस्टम वाले करते हैं, ठीक है। तो कस्टम वाले हम बोलते हैं, तो वही कस्टम वाले जो ग्रुप लोगों का होता है उसको हम कस्टम्स बोल देते हैं। अगर कस्टम होगा तो रीति रिवाज, और कस्टम्स हो गया तो वही क्या, वो लोगों का ग्रुप जो क्या करता है, इंपोर्ट की जाने वाली चीज़ों को चेक करता है वहाँ पे, ठीक है ना। तो याद रखना। पीपल की बात करें तो सभी को पता है पीपल लोग होते हैं, पीपल्स की बात करें तो ये क्या होता है, पीपल्स, पीपल्स का मतलब नेशंस हो जाता है, ठीक है ना, नेशंस, नेशंस। चलो, फोर्स का मतलब क्या होता है, बल होता है, सभी को पता है, ठीक है। लेकिन फोर्सेस का मतलब क्या होता है, फोर्स का मतलब आर्मी हो जाती है, ठीक है ना। क्वार्टर का मतलब अभी थोड़ी देर पहले ही पढ़ के आ रहे हैं, क्वार्टर का मतलब होता है वन फोर्थ, ठीक है, वन फोर्थ। लेकिन क्वार्टर्स का मतलब क्या होता है, क्वार्टर्स का मतलब अ लिविंग प्लेस, है ना, अ लिविंग प्लेस प्रोवाइडेड टू समवन, प्रोवाइडेड टू समवन, ठीक है। यानी किसी को रहने के लिए अगर कोई मतलब लिविंग प्लेस, कोई मान लो फ्लैट वगैरह कुछ दे दिया गया, कोई रूम वगैरह दे दिया गया, तो वो उसका क्वार्टर्स हो जाएगा, ठीक है ना। मिनट, मिनट एक समय का यूनिट होता है, लेकिन मिनट्स की बात करें तो रिकॉर्ड हो जाता है। रिकॉर्ड मतलब क्या, मतलब कि कोई रिकॉर्ड की गई चीज़ें, मतलब कोई, क्या बोलेंगे इसको, जैसे कोई रिकॉर्डिंग्स, जैसे मान लो कि मिनट का मतलब समय हो गया, और समय को किसी चीज मतलब किसी कैसेट्स वगैरह में कुछ में रिकॉर्ड कर लिया गया कैमरा वगैरह से, तो वो रिकॉर्ड क्या हो जाएगा, मिनट्स हो जाएगा, ठीक है ना। रिकॉर्ड, रिकॉर्ड। चलो, डैमेज का मतलब क्षति होती है, और डैमेजेस का मतलब क्या होता है, क्षतिपूर्ति, कंपनसेशन, कंपनसेशन, ठीक है। चलो फाइनली आज हमने राउंड को पूरा खत्म कर लिया, पूरा नाउन को हमने खत्म कर लिया, ठीक है ना। अब कुछ करना नहीं है, खाली इन्हीं जो भी इसमें हमने जो भी चीज़ें पढ़ी है, जो भी रूल्स हमने पढ़े हैं, उन्हीं को बार बार रिवाइज करना है। और जो भी हमने ऐसे कुछ वर्ड्स पढ़े हैं ना जो पहले से मान लो आप लोगों को याद नहीं है, उनको याद कर लेना है, ठीक है। फिर इससे बाहर सवाल मुश्किल है मिलना, ठीक है ना, इससे बाहर सवाल नहीं आएंगे, ठीक है। तो इसको करना, ठीक है। और अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो, थोड़ी सी लगा हो कि कुछ इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, इससे कुछ जानकारी मिली है, कुछ फ़ायदा हुआ है, तो आप लोगों को पता है, सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर, मन कर तो ये भी कर लेना, थोड़ा सपोर्ट दिखाना। चलो, थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।